लोग ले रहे हैं तिथि। और जैसे मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था कि तिथि जो है सूर्य से चंद्रमा का डिफरेंस जो कि नॉर्मली 12 डिग्री के बाद जाएगा तो तिथि परिवर्तन हो जाएगा, वो सब आप जानते हैं। और तिथि बेसिकली जो है वो हमारे शरीर में जल का प्रतिनिधित्व करती है। कल हमने वारिश की बात की थी जो अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। आज हम बात कर रहे हैं कि ये प्रतिनिधित्व करेगा बेसिकली हमारे शरीर में जल का। और जल के मुख्य रूप से जो है आप सब जानते हैं कि दो प्लेनेट हैं जलीय ग्रह, दैट इज शुक्र और चंद्रमा। दैट इज वाई तिथि को रिलेशनशिप का कारक माना गया कि आपके दूसरों के प्रति रिलेशनशिप कैसे रहेंगे या आप जो है आगे चल के किस प्रकार से लोगों से संबंध को डेवलप करेंगे। तो तिथि का लॉर्ड ये बताएगा। कल हमने वार की बात की थी, वो आप सब समझ ही गए हैं, वो अकॉर्डिंग टू हेल्थ के लिए है सिर्फ। लेकिन तिथि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शादी ब्याह, काम जीवन या मैरिटल लाइफ वगैरह सबके लिए हमें तिथि को देखना होता है। और तिथि का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो चंद्रमा और जल के दूसरे ग्रह शुक्र से रिलेटेड है। मूड फ्लक्चुएशन करना, हमारे शरीर में जल की मात्रा को घटाना बढ़ाना, भावुकता ज्यादा होना या कम होना, ये सब चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बात और समझनी पड़ेगी हमें कि यहाँ पर तिथि के बारे में मैंने कुछ आपको कल बताया था, लेकिन मैं कुछ आगे की बातें बता रहा हूँ। जनरलाइज हमने जो देखना है कि एक बात ध्यान रखेंगे कि तिथि को हम दो पैरामीटर में देखते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठेगा। तो शुक्ल पक्ष के जो दिन होते हैं जब चंद्रमा सूर्य से दूर जा रहा होगा वो समय कहलाएगा आपका शुक्ल पक्ष। और चंद्रमा की प्रबलता बढ़ रही होगी तो उस व्यक्ति में या उस प्राणी में भावुकता के कारण जीवन बहुत अच्छा होगा। शुक्ल पक्ष में अगर जो पैदा होता है यानी उसके अंदर भावुकता अच्छी होगी क्योंकि वो सूर्य से दूर जा रहा होगा, तो उसके अंदर भावुकता अच्छी होगी। जबकि कृष्ण पक्ष में अगर किसी का जन्म होगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भावुकता की कमी अनुभव में देखने में आती है। ये एक जनरल फंडा है कि आप केपी और एसपी से फॉर्म तक पकड़ सकते हो कि यार ये भावुक होगा या नहीं होगा, ये इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात, स्वामी वगैरह मैंने कल बता दी थी। आज वो तिथि का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उसके क्या क्राइटेरिया होंगे और तिथि की लॉर्डशिप से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ एक बात और भी देखनी पड़ेगी, कृष्ण पक्ष जो है वो तामसिक प्रवृत्ति के लिए बताता है, यानी कि आपकी नेगेटिविटी के लिए है, जिसकी जो देवता मानी गई है वो माँ काली मानी गई है कृष्ण पक्ष के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर हम लोग जो है कृष्ण पक्ष की अगर बात करेंगे तो उसके देवता को हमने जो रखा है वो माँ काली से संबंधित रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात देखेंगे कि तिथि का स्वामी हमारे शरीर में जल अथवा भावनाओं का कार्य करता है। और ये चंद्रमा हमें बताता है कि हम किस प्रकार के भावनात्मक संबंधों को लेकर आए हैं, जबकि तिथि स्वामी हमें बताएगा कि हम इस भावना का इस्तेमाल किस प्रकार से भावी जीवन में करेंगे। एक बार फिर से समझ लो कि तिथि का स्वामी शरीर में जल अथवा भावनाओं को देने का कार्य करता है। चंद्रमा हमें यह बताता है कि हम किस प्रकार के भावनात्मक संबंध लेकर आए हैं या जल तत्व लेकर आए हैं, जबकि स्वामी हमें यह बताएगा कि हम इसका इस्तेमाल भावी जीवन में किस प्रकार से करेंगे। शुक्ल पक्ष अगर होता है तो माँ दुर्गा की पूजा की जानी चाहिए और ऐसे लोगों में भावुकता ज्यादा होती है, वो मैंने आपको लिखवा ही दिया। और ऐसे समय में सूर्य चंद्र दोनों अच्छी स्थिति में होंगे, जबकि कृष्ण पक्ष में माँ काली का पूजन किया जाना चाहिए क्योंकि अंधेरी रात्रि की ओर हम जा रहे होते हैं, इसमें पाप ग्रह अच्छे माने गए। तो अब अगर आपका एसपी का जन्म है तो शुभ ग्रह की ज्यादा वैलिडिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आपका केपी का जन्म है कृष्ण पक्ष का तो उसके लिए पाप ग्रहों की वैलिडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी कुंडली वाइज। और इंटरेस्टिंगली अगर आप चेक करेंगे तो शुक्र और चंद्रमा दोनों अलग अलग फैमिली के ग्रह रखे गए हैं। चंद्र परिवार अलग होता है, जानते हैं, सूर्य परिवार अलग होता है। शुक्र को सूर्य परिवार में अहमियत ज्यादा दी है कंपेरेटिवली चंद्र परिवार की, क्योंकि सूर्य के ज्यादा नजदीक होता है ना शुक्र, वो आप सब जानते हैं उसके लिए। ठीक है, अब अगर कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, अगर तिथि स्वामी जलीय राशि में हो तो बहुत बढ़िया होते हैं, पृथ्वी राशि में हो तो अच्छे होते हैं, वायु राशि में हो तो सो यानी ठीक ठाक, अग्नि राशि में बुरे होते हैं। माइंड दिस, तिथि राशि के स्वामी जल राशि में हो तो बहुत बढ़िया क्योंकि जल से रिलेटेड है, पृथ्वी राशि में 2, 6, 10 आप सब जानते हैं उसमें हो तो अच्छा, वायु राशि में तो ठीक ठाक, अग्नि राशि में बहुत बुरे होते हैं। ठीक है, यस है ना, दोबारा से रिपीट करता रहूंगा वैसे तो मैं 2 बार, ठीक है ना। अब यहां पर हमें एक चीज समझ में जो आती है बेसिकली कि ये 2 प्रोमिनेंट तिथि के लिए हमें जो ऑफ कोर्स देखना ही है, लेकिन हमें शुक्र और चंद्र को भी देखना है बिकॉज बॉडी में जल तत्वों का, अब इसके पीछे का विज्ञान मैं आपको बता दूं कि जो वेस्टेज होता है ना शरीर में वो बेसिकली चंद्रमा उसको बाहर करने का काम करता है। मतलब गंदगी जो शरीर से, जैसे पसीना आना, तरलता है,
या गंदा ब्लड होना, ठीक, या मवाद इत्यादि होना, और गंदी कोई भी एनर्जी खासतौर से तरलता के रूप में बाहर निकालने के लिए, जैसे क्या बोलते हैं, मवाद पड़ जाता है या कुछ खराबी हो जाती, ये चंद्रमा से देखी जाएगी। जबकि जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रिफाइनमेंट के लिए देखा जाएगा वो शुक्र के लिए देखा जाएगा, क्योंकि शुक्र आपकी जेनेटिकली फॉर्मेशंस को बताता है, आपके सालों आपके परिवार में चल रहा होता है। तो अब शुक्र इज ए रिफाइनमेंट प्रोडक्ट। ये समझिए कि शरीर में आपका जो शुक्र है वो रिफाइनमेंट है, यानी उससे बेहतरीन चीज शरीर में आपके अंदर नहीं है, जिसको हम आम शब्दों में हम बोलते हैं ओज या वीर्य कहो या स्पर्म कहो, वो बेस्ट प्रोडक्ट है, रिफाइनमेंट प्रोडक्ट है। उससे ज्यादा बेहतरीन कोई चीज आपके शरीर में नहीं हो सकती, और ये आपके खानदान में हजारों सालों से जेनेटिकली चल रही होती है, पेरेंटल थ्रू, पिता से पुत्र में जा रही है। उससे हमारी जो जीन्स है वो शुक्र ही क्लियर बता रहा है कि इसकी फॉर्मेशन ऐसी 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 है। यदि कुंडली में शुक्र खराब होता है किसी का अकॉर्डिंग टू जल तत्व या तिथि के हिसाब से, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके खानदान में शुक्र रिलेटेड कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक। और अगर चंद्रमा पीड़ित है तो जल रिलेटेड, चंद्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है, और चंद्रमा गंदगी को बाहर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि शुक्र आपकी बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहा है। जैसे गंदा खून, मवाद, थूक, पसीना, ये चंद्र से देखे जाएगी। लेकिन अगर हम वीर्य की बात करेंगे, स्पर्म्स की बात करेंगे, तो वो एक रिफाइनमेंट प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो वीनस के द्वारा देखी जाएगी, इसलिए जल तत्व का महत्व ज्यादा है। और शुक्र इसलिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है कुंडली में, कि भाई अगर शुक्र अगर आपका पीड़ित है, किसी तरह सूर्य शुक्र के साथ है और गलती से वो तिथि का स्वामी भी बन गया, तो आपके अंदर स्पर्म्स की कमी हो सकती है, या आपका विवाह नहीं होगा। शुक्र अस्त है तो विवाह में आपकी इच्छा नहीं होगी, वगैरह वगैरह, वो सब आप जानते ही हैं, ठीक। तो ये दो बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रखिएगा। और अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कल मैंने तिथियों की श्रेणी बता दी थी और तिथियों के स्वामी बता दिए थे, आज अब हम बात करेंगे तिथि के सामान्य कार्य की। तो एक से लेके पूरी 16 तक गिनती लिख लीजिएगा और उनके सामने मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या करना है। तो एक से लेके 1 2 3 4 नीचे की तरफ लिख लीजिए, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, पंचांग में भी काम आएंगी और आपकी अपनी कुंडली के हिसाब से भी काम आएंगी। तो अब एक से लेके पूरी तिथि नोट कर लो। पहली तिथि है प्रतिपदा, जो वृद्धि करने वाली है, जिसमें प्रत्येक चीज की वृद्धि होती है। आराम आराम से बोलूंगा, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आप दोबारा भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी नोट कर लोगे तो रिमाइंड में अभी हम कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो डिस्कस के लिए अच्छा हो जाएगा। दूसरी तिथि द्वितीया जो है वो मंगल प्रधान है, आप सब जानते हैं, इसमें मांगलिक कार्य होते हैं या मांगलिक कार्य के लिए अच्छी मानी गई है। तृतीया तिथि जो है वो बल प्रधान है, ये शक्ति के कार्य के लिए, यानी पावरफुल चीजों के लिए अच्छी है। और इंटरेस्टिंगली आपको याद होगा इसका नाम जो था वो जया तिथि में आता था, तो दैट इज वाई उसको हमने रखा है कि जय हो उसमें। चतुर्थी जो है ये बुरे कर्म के लिए मानी गई है, ये खल प्रदान है। खल प्रदान मीन्स बुरा कर्म इसमें होता है, या क्रूर कर्म भी आप इसमें कर सकते हैं। तो अगर अटैक करना है किसी पे या हमला करना है किसी देश पे, तो आप चतुर्थी तिथि का चयन कर सकते हैं। पंचमी तिथि है लक्ष्मी प्रधान होने के कारण धन्य कार्य के लिए अच्छी है। अब यहां से एक क्लू मिलता है, अगर आप देखेंगे तो नाग पंचमी हर महीने आती है, आपने सुना होगा ना, पंचमी कॉन्सेप्ट है, और नागों को धन का देवता रखवाला माना गया है। तो यहाँ एक क्लू मिलता है कि अगर मान लो पंचमी किसी की खराब बन रही है या पंचमी के दिन कुछ घटनाएं घटती हैं, तो समझो कहीं ना कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर आ सकती है। और पंचमी संतान के लिए भी रखी जाती है, माइंड दिस। अगर किसी का ये ग्रह खराब हो तो 5 पंचमी को उसको हम बोलते हैं ब्रह्मकुंड, जो कि पुष्कर में है, उसमें अगर मियाँ बीबी स्नान करें और अंदर के कपड़े वहीं छोड़कर आ जाएं, 5 पंचमी, तो संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। इसके विषय में मैंने एक बात पहले भी बताई थी, जो हमारे पुराने लोग हैं, क्योंकि पुष्कर धरती का नाभि माना गया है, उस तरफ जाओगे गर्मी ज्यादा, इस तरफ जाओगे ठंडी ज्यादा, तो बीच में नाभि जो है वो पुष्कर है वर्ल्ड के अंदर, और वहां से वीर्य की उत्पत्ति होती है, जिसमें ब्रह्मा जी के लिए बताया गया कि कमल के रास्ते वो निकले थे विष्णु के, इसलिए ब्रह्मा का टेम्पल वहां पर भी है, वहां पर ही है, कहूंगा भी तो नहीं कहूंगा, वहीं पे है। तो अगर किसी को भगवान अगर संतान रिलेटेड प्रॉब्लम है और पंचमी से रिलेटेड आपको समझ में आता है कि गड़बड़ है, तो आप ये उपाय उसको दे सकते हैं कि भाई पुष्कर स्नान कीजिए, आप जाकर ब्रह्मा जी की पूजा कीजिए, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बिकॉज जो टेम्परेचर चाहिए होता है संतान उत्पत्ति के लिए, जो स्पर्म्स को, वो नाभि से जनरेट होता है, और इसलिए वो एक संदेश के रूप में ब्रह्मा के कमल से दिखाया गया है और ब्रह्मा जी को निकलते दिखाया गया है, वो यही लॉजिक है वहां पे। षष्ठी तिथि जो है यश प्रधान होती है, यानी आपको प्रसिद्धि देती है।
और उस दिन आपका नाम प्रसिद्ध होता है, षष्ठी वाली तिथि। और कल मैंने एग्जांपल दिया था कि षष्ठी तिथि में जो बॉर्न होते हैं बड़े खूबसूरत महिलाएं होती हैं, वो भी मैं आगे ले जाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ कार्य लिखवा रहा हूँ। और इसको ध्यान रखिएगा कि आपको एक नजर में क्लिकली समझ जाना चाहिए कि ये किस के लिए व्यक्ति है। मान लो अगर मैं ये कहूँ कि कोई व्यक्ति जो है वो जो है द्वितीया को बॉर्न हुआ है, यानी सेकंड को पैदा हुआ है, तो उसकी जो तिथि का मालिक बनता है वो मंगल है, लेकिन वो मांगलिक कार्य के लिए अच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर मैं किसी मांगलिक कार्य में कोई काम बड़ा दे देता हूं कि भाई तुम ये संभालोगे, तो वो बहुत अच्छा करके देगा, बिकॉज वो उस काम के लिए आया है धरती पर। हमारे बात। वहीं अगर मैं किसी को लड़ाई झगड़े के लिए भेजना चाहता हूं, तो मैं तृतीया को पकड़ूंगा, जो तृतीया बॉर्न बंदा है उसको भेजूंगा, भाई तू जाके जा देख करा, तो वो उस काम को बढ़िया कर दे। सप्तमी तिथि दोस्ती बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है, यानी प्रपोज करना हो, वैलेंटाइन डे के लिए दिन करना हो, तो आप सप्तमी तिथि को ले सकते हैं। और इसलिए इसको सातवें घर का मालिक माना गया है, आप सब जानते ही हैं, सेवेंथ लॉर्ड है, दोस्ती बढ़ाने के लिए अच्छी है। अष्टमी तिथि में जातक द्वंद्व में रहता है, डबल माइंड रहता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है। जो अष्टमी का बॉर्न होगा वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा लैग करता है, तो उसको ऐसी पोस्ट नहीं दी जा सकती जहां पे डू एंड डाई सिचुएशन है, तो वो गड़बड़ा जाएगा बेचारा। ठीक। नवी तिथि जो है वो उग्र प्रधान है, यानी गुस्से वाली तिथि है, तो ऐसा व्यक्ति गुस्सेबाज हो सकता है। अगर किसी को गुस्सा ज्यादा आता है और आप देखो यार मंगल इसका नीच का है, इसको गुस्सा कैसे आ रहा है, या मंगल इसका पिटा हुआ है, तो आप फौरन पकड़ो भाई नवमी का बॉर्न है, ओ भाई नवमी में तो लड़का गुस्सेबाज हो सकता है। ठीक है। और लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि तिथि ही अकेली इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अन्य फैक्टर भी हैं, लेकिन हम एक लमसमली पकड़ सकते हैं कि भाई ऐसा हो तो सकता है। दसवीं तिथि जो है वो आनंद देती है। और अगर श्री रामचंद्र जी की आप लाइफ को देखें तो नौवीं और दसवीं का उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। नौवीं के दिन वो पैदा हुए थे और दसवीं को विजयदशमी सेलिब्रेशन होता है। तो आप देखिए कि गुस्सा और आनंद पैरेलल दिखाए हैं उन्होंने जीवन में, ये लोगों को संदेश दिया है उन्होंने। वो गुस्सा नहीं करते थे, नौवीं तिथि के होने के बावजूद गुस्सा वो नहीं करते थे। तो दसवीं तिथि सौम्य है, आनंद के लिए अच्छी होती है। एकादशी तिथि आनंद प्रदान कराती है, जो प्रसन्नता देती है। अब आप कहेंगे आनंद और प्रसन्नता में फर्क क्या है? आनंद जो है वो सेल्फ है, मैं अकेला बैठा हूं खुश हूं। प्रसन्नता सेल्फ नहीं होती, उसको लोग बोलते हैं यार बड़े प्रसन्न जा रहे हो, क्या चक्कर है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आनंद इंडिविजुअल होता है, आप कहीं भी बैठे हैं आप आनंदित है, अकेले में खुश हैं, आपको किसी से बात नहीं करनी। लेकिन प्रसन्नता वो डिवाइड होती है, बढ़ती है। ठीक है। द्वादशी तिथि यश देती है, जस्ट लाइक षष्ठी तिथि की तरह। त्रयोदशी जय विजय तिथि होती है, उस दिन विजय प्राप्त की जाती है। त्रयोदशी का कॉन्सेप्ट जो है विजय प्रधानता के लिए है, जस्ट लाइक जया तिथि की तरह। चतुर्दशी तिथि गुस्सा बढ़ाती है। पूर्णिमा सौम्यता देती है, माइल्डनेस। और अमावस्या पूर्वजों के कार्य कराती है। तो दोज हु आर बोर्न इन अमावस्या, इसलिए कल हमने बताया था कि वो कर्ज लेकर आए हैं, आपके कर्जा है आप पर, पूर्वजों का कोई कार्य करने आप धरती पे आए हैं। कल मैंने बात लिखाई थी। अब ये तो आपने लिख लिया सबने। तिथि जल तत्व होने के कारण व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाती है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, दूसरों से व्यक्ति रिलेशन कैसे डेवलप करेगा। और वो पॉइंट्स तो मैंने लिखाई दी कि कौन से ग्रह किस किस पॉइंट में क्या क्या कराते हैं, वो मैंने आपको लिखा दिए। अब यहां से एक प्रश्न हमें मिलता है कि तिथि के स्वामियों को अगर हम समझ लें तो ये अंदाजा हम ले सकते हैं कि जातक विशेष में भावनाओं व मानसिक झुकाव किस प्रकार का होगा। क्या वो बहुत इमोशनल होगा, क्या वो बहुत ज्यादा बोल्ड होगा, वगैरह वगैरह। अब थोड़े से पॉइंट और लिख लो। जल राशियों में सृजन करती है तिथि का स्वामी, पृथ्वी राशि में स्थिरता देता है, वायु राशि में तेजी से बदलाव एवं लापरवाही, तथा अग्नि राशियों में ये स्वामी गुस्सा और विस्फोटक स्थिति देते हैं। फिर से बता देता हूं, जल राशियों में तिथि स्वामी सृजन करेगा, यानी क्रिएशन पैदा करेगा, क्योंकि वो उसका अपना लॉर्डशिप है, आपको पता ही है। पृथ्वी राशियों में स्थिरता, वायु राशि में तेजी, अग्नि राशि में विस्फोटक स्थिति या गुस्सा दे। तिथि स्वामी की बात हो रही है। यहां से आप ग्रहों को चयन कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहां पर क्या ज्यादा अच्छा। अब यहां से थोड़ा सा एक टिप देता हूं आप लोगों को। अगर मान लीजिए जलीय राशि में
राहु है, सपोज करो राहु बदमाश है, आप जानते हैं, जल राशि में है, और राहु को सांप भी माना गया वैसे, तो पानी का सांप जहरीला नहीं होता, एक क्लू मिलता है ना आपको। तो अब आप समझ सकते हैं कि जल राशि का राहु इतना घातक तो नहीं होगा, जबकि अगर भाई साहब अग्नि राशि का है या पृथ्वी राशि का है तो खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह से भी आप प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि यार ये नहीं समझ आ रहा कि ये यहाँ पे क्या फल देगा और वहां पे क्या फल देगा, जैसे मैंने एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट समझाया था आप लोगों को कि 2 नंबर का शुक्र आपको सब देखना चाहते हैं, 7 नंबर का शुक्र आप दुनिया को देखना चाहते हैं, दोनों का मालिक शुक्र ही है। तो ये इस तरह से पकड़ना है, क्योंकि एक राशि अवायु तत्व की है और एक राशि पृथ्वी तत्व की है। पृथ्वी तत्व जो है 2 नंबर का, वो स्थिरता है ना, लोग आपको स्थिर समझ के देखने आए हैं। दूसरे में वायु तत्व है, आप दुनिया को देखना चाह रहे हैं। इस तरह से हम अन्य ग्रह को पकड़ेंगे। ठीक, अब यहां पर तिथि स्वामी के अनुसार जो ग्रह होंगे वो क्या फल देंगे उस पर भी बात कर लेते हैं। सपोज करो सूर्य है तिथि का स्वामी, जो कि हो सकता है आप सब जानते ही हैं। तो ऐसा व्यक्ति की चाल थोड़ी सी अजीब होगी, मतलब शाहरुख खान स्टाइल में चलने वाला गर्वीला व्यक्ति, या रजनीकांत स्टाइल में चलने वाला, उसकी चाल आपको बता देगी कि यार ये सूर्य प्रधान व्यक्ति है, गर्वीली चाल चलने वाला, एक लय होगी उसकी चाल में जो दिख के समझ में आएगा। चंद्रमा कल्पनाओं में रहने वाला होगा, अगर चंद्रमा मालिक बना तो ऐसा व्यक्ति ख्यालों में खोया रहेगा, रोमांस प्रिय जिसे कह सकते हैं आप। मंगल है तो गुस्सा और मांग, डिमांडिंग इन नेचर। और यहां ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं स्वामी की, ठीक है, स्वामी ग्रह की, तिथि के स्वामी ग्रह की बात कर रहे हैं। ठीक, ठीक है ना। अब आगे चल रहा हूं। बुध अगर है तो हंसी मजाक तर्क वितर्क करने वाला, यानी कि हाजिर जवाबी, जैसे कि कपिल शर्मा है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि उसकी तिथि ये हो, लेकिन हम मान लेंगे वो वाकपटु होगा, मतलब थोड़ा सा जो है हम मान लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है जब भी बात करेगा वो थोड़ा सा जो है हंसी मजाक के स्टाइल में करेगा, टॉन्टिंग वे में बात करेगा। गुरु है तो धार्मिक एवं शांत प्रवृत्ति होगी। शुक्र भोग विलास प्रिय, यानी मौज मस्ती चाहने वाला। शनि खूब मेहनती और धैर्य से काम करने वाला होगा। राहु हर चीज को अगेंस्ट, विद्रोह करने वाला। राहु वाला व्यक्ति क्यों करूं, कैसे करूं, मैं नहीं करता, इस तरह के एटीट्यूड में रखे। और ये ध्यान रखिएगा कि हम अभी कुंडली से हटकर बात कर रहे हैं, सिर्फ पंचांग से रिलेटेड तिथि की बात कर रहे हैं। आपको इतने सारे क्लूज इससे मिलेंगे। कोई 2 लोग एक्स्ट्रा कौन से आ गए भाई, हर्ष। अब आगे चलते हैं, फिर से एक बार बता देता हूं। सूर्य है तो गर्वीली चाल चलने वाला, चंद्रमा कल्पना में रहने वाला, मंगल डिमांडिंग इन नेचर और गुस्सेबाज, बुध हंसी मजाक तर्क वितर्क करने वाला, गुरु शांत प्रवृत्ति का, शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य प्रिय, शनि खूब मेहनती धैर्य से काम करने वाला, पेशेंसफुल, चीज में विद्रोह करने वाला। तो आप इनसे ही किसी अनुसार से आदमी की प्रकृति निर्धारित कर सकते हैं। अगर कोई बहुत शांत तरीके से काम करता है, पेशेंसली काम करता है, मेहनती है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई इसका राशि तिथि स्वामी होगा वो शनि होगा। फॉर एडुकेशन आज अपने अपनी कुंडली में भी देखिएगा, कुछ मिलेगा। अब तिथि का स्वामी भाव अनुसार जहां बैठा हो क्या विशेषता देगा, ये थोड़ा सा रिसर्च। केतु के बारे में बताइए सर। केतु केतु नहीं होती ना सर तिथि में, तिथि को केतु का स्वामी, ठीक है सर, तिथि स्वामी नहीं दिया गया, बिकॉज राहु केतु हमेशा साथ रहते हैं, तो राहु को ही लिया गया है अमावस्या के लिए, उसको केतु में नहीं रखा गया। तिथि स्वामी केतु कभी नहीं बनेगा। अब भाव के अनुसार तिथि स्वामी क्या करेगा, पहले भाव में हो तो जातक विशेष को कल्पनाओं में रखता है, यानी आदमी काल्पनिक रहता है और प्रेरणा पाने वाला, दूसरों से वो कुछ ना कुछ हासिल करने का प्रयास करता है, मोटिवेशन की ओर अग्रसर होता है। अब इससे ये समझ में आया कि अगर तिथि स्वामी लगन में आप उसको कोई अच्छी बात बताओ वो मान जाएगा आपकी बात। दूसरे भाव में हो तो बहुत ज्यादा स्रोतपूर्ण, यानी उसके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं उस व्यक्ति के पास, कहीं ना कहीं जुगाड़ू प्रवृत्ति होती है, कहीं से भी जुगाड़ करता रहता है। तीसरे बात भाव में होगा तो सबकी मदद करने वाला होगा और बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा। चौथे भाव में हो, तिथि स्वामी की बात करें, बार बार ध्यान रखिएगा, तो भावनाओं के द्वारा देखभाल करने वाला, बहुत इमोशन से भरा हुआ आदमी होगा, आपकी केयरिंग नेचर को दिखाएगा। पांचवें भाव में होगा तो वो किसी चीज का सृजन करता होगा, क्रिएटिव होगा, बहुधा प्लेयर होता है, खिलाड़ी होता है।
छठे भाव में विद्रोही, लड़ाई झगड़े करने वाला। सातवें भाव में प्रेम संबंध बनाने वाला। आठवें भाव में अलग तरह की भूख रखने वाला। अब यहाँ इसके क्या माने, उसको किसी एक चीज के पीछे वो बेचारा बहुत ज्यादा बावला होगा, यानी किसी एक चीज के पीछे ले जाएगा। अब हो सकता है वो स्त्री के पीछे हो, पैसे के पीछे हो, किसी न किसी उसको हवस या भूख देखने में आती है। नवे भाव में हो खुले विचारों वाला व्यक्ति हो, ओपन माइंडेड पर्सन। दसवें भाव में हो तो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित, यानी वो एक चीज ठान के चला है, वो उसी पे कायम रहे, इधर उधर नहीं भटकेगा, एक ही चीज पे चलेगा। बहुधा ऐसे लोग आईएएस पीसीएस देखे गए। 11वें में हो खेलकूद और मौज प्रिय, यानी मजे करने वाला। 12वें में हो तो आलसी होता है। तो यहाँ एक और क्लू मिला, हम देख रहे हैं कि लग्नेश तो बड़ा स्ट्रांग है भाई साहब, आलसी क्यों है बंदा ये, तो आप पकड़ सकते हो यार, तिथि स्वामी 12वें गया, ओहो भाई आलसी हो। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जिन्होंने नोट नहीं किया है फिर से नोट करिएगा। प्रथम भाव में होगा तो काल्पनिक जीवन जीने वाला और प्रेरणा प्राप्त करने वाला, यानी दूसरों की बातों को समझ के आगे एक्टिवेट करेगा। दूसरे भाव में हो तो स्रोतपूर्ण, उसके पास रिसोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे, उनसे वो काम करेगा। तीसरे भाव में मदद करने वाला और बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा। चौथे भाव में भावनाओं को समझने वाला होगा, वार्तालापी होगा, यानी इमोशन से केयरिंग नेचर वाला होगा। पांचवें भाव वाला क्रिएटिव, बहुधा प्लेयर होता है। छठे भाव में विद्रोही और लड़ने वाला होता है। सातवें भाव में प्रेम संबंध बनाने वाला होगा। आठवें भाव में एक अलग प्रकार की भूख या हवस रख के बैठा है। नवे भाव में खुले विचारों वाला। 10वें भाव में लक्ष्य से नहीं भटकेगा, यानी एक जगह कॉन्सेंट्रेटली काम करेगा। 11वें भाव में खेलकूद और मौज प्रिय। 12वें भाव में आलसी। ठीक, तो ये आपको हमने आज इसके बारे में दिखाया। अब यहाँ पे हम दो तीन बातें स्पष्ट करेंगे जो कि आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। शुक्ल पक्ष जो है माँ दुर्गा या बेसिकली त्रिपुरा सुंदरी जो माता रखी गई है ना 10 महाविद्याओं, उनसे रिलेटेड है। और जिनमें जन्मे लोग जो होते हैं बहिमुखी, यानी कि एक्सट्रोवर्ड होते हैं, और भौतिक सुखों की प्राप्ति करने वाले, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में रहने वाले होते हैं। समाज के प्रिय, तरक्की करते हैं, अनुभव बदलाव करने वाले होते हैं, सफलता को भोगने वाले होते हैं, यानी शुक्ल पक्ष। जैसे मैंने पहले भी लिखा है कि उसमें भावनाएं अच्छी होंगी। जबकि कृष्ण पक्ष माँ काली का स्वामी प्राप्त करता है, ये अंतर्मुखी इंट्रोवर्ड होते हैं, ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, अत्यधिक धार्मिक और फिलोसफिकल यानी दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। तरक्की धीरे धीरे होती है और एकांत में इनको बहुत अच्छा महसूस होता है, यानी एकांत प्रिय होते हैं। अब कुछ इसके उपयोग, ठीक है, हम उपयोग क्या कर सकते हैं ये तो हमने अपने लिए बता दिया। इसमें एक बेसिक चीजें बता देता हूं, क्योंकि ये मेरी लाइफ के लिए बहुत आता है और अक्सर लोग इस पे प्रयास करते रहते हैं। बेसिकली गुण मिलान में अगर हम देखें तो तिथि का स्वामी अगर स्वग्रह या शुभ ग्रह है सपोज करो, तो जातक स्व नियंत्रित यानी सेल्फ कंट्रोल रखने वाला सात्विक प्रवृत्ति का होता है। जबकि पाप ग्रह हो तो उसमें भारी प्रवृत्ति होती है और जातक बलिष्ठ होता है। फिर से बता देता हूं, तिथि का स्वामी ग्रह शुभ ग्रह हो तो जातक स्व नियंत्रित एवं सात्विक प्रवृत्ति का होता है। यदि पाप ग्रह हो तो बलि एवं भारी प्रवृत्ति का होता है। अब अगर मान लेते हैं मैचिंग की बात करें तो साधारणता ये देखोगे कि पति पत्नी का तिथि स्वामी यदि एक हो तो वो हमेशा खुश रहते हैं। ये मैचिंग के लिए बता रहा हूं क्योंकि हम उपयोग में ला सकते हैं। तिथि स्वामी अगर मान लो किसी का एक ही है, दोनों मियां बीबी का, तो उनके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। तिथि स्वामी अच्छी स्थिति में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में हो और समसप्तक हो तो बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ तिथि स्वामी की बात हो रही है, तिथि की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिए। 3-11 अच्छे हैं लेकिन तिथि स्वामी 6-8-12 नहीं होने चाहिए मैचिंग करते हुए। तिथि के स्वामियों को तत्व के अनुसार भी मिला लेना चाहिए, जैसे मैंने बार बार बताया कि कौन से तत्वों में क्या क्या ग्रह काम करेगा वगैरह वगैरह। अब कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूं जो कि आम लोगों के काम आ सकते हैं। जलीय राशि में दोनों पत्नी का तिथि स्वामी हो तो बहुत बढ़िया होता है। आराम आराम से लिख लीजिएगा। जलीय राशि में यदि दोनों पति पत्नी का तिथि स्वामी हो तो बहुत बढ़िया। जल एवं पृथ्वी तत्व में हो तो भी ठीक है, लेकिन जल और अग्नि में खराब, वायु और जल में सो मिले जुले परिणाम। ये दोनों की तिथि स्वामी को हम चेक करने का तरीका बता।
पृथ्वी राशि में पृथ्वी से पृथ्वी तत्व बहुत बढ़िया, जल से पृथ्वी बढ़िया, पृथ्वी से अग्नि बराबर, अग्नि और वायु बुरे। वैसे तो ये आप तत्व जानते हैं, लेकिन फिर भी नोट कर लो, क्योंकि बाई चांस माइंड में रहता है तो ठीक रहता है। फिर से बता देता हूं, पृथ्वी राशि में पृथ्वी से पृथ्वी तत्व बढ़िया, जल से पृथ्वी अगेन बढ़िया, पृथ्वी और अग्नि बराबर, तथा अग्नि और वायु खराब। अग्नि राशि में दोनों अग्नि बहुत खराब, अग्नि और जल खराब, अग्नि और पृथ्वी मिले जुले, अग्नि और वायु मिले जुले। फिर से बता रहा हूं, अग्नि राशि में दोनों के तिथि स्वामी खराब, अग्नि और जल खराब, अग्नि और पृथ्वी मिले जुले, अग्नि और वायु भी मिले जुले। वायु राशि में दोनों के बहुत अच्छा, वायु जल मिला जुला, वायु पृथ्वी मिली जुली, वायु अग्नि सही। सो है, वायु अग्नि में मित्रता होती है, आप सब जानते हैं, वो उसी आधार पर लिखा गया, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। संबंधों के लिए या विवाह के लिए स्वामी से 2, 7, 12 भाव भी देखे जाने चाहिए। माइंड दिस, तिथि स्वामियों से 2, 7, 12 भाव भी देखे जाने चाहिए, बिकॉज वो आप जानते हैं मैरिज रिलेटेड हाउस हैं, तो उनसे भी हम और डीपली देख सकते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो कि मैंने अनुभव में देखे हैं, जो मेरे को समझ में आए थे। सर ये लास्ट वाला प्लीज रिपीट कर दें सर। संबंधों का और विवाह तिथि स्वामियों का 2, 7, 12 भाव देखा जाना चाहिए संबंधों के लिए, बेसिकली रिलेशनशिप के लिए। तो ये अच्छा रहेगा, एक मुख्य सूत्र है कि संबंधों एवं विवाह हेतु तिथि स्वामी से 2, 7, 12 भाव देखे जाने चाहिए। वो थोड़ा डीपली जाने वाली बात है, खैर इतना माइन्यूटली कोई जाता नहीं है। सपोज करो आपके पास कोई आता है और उनके पास कुंडली नहीं है, सिर्फ आपको ये आइडिया है कि भाई इस दिन पैदा हुई थी, तो आप तिथि पंचांग से समथिंग इज बेटर देन नथिंग पकड़ सकते हैं, भाई ये लड़की ऐसा सा बिहेव कर सकती है, पैटर्न ये हो सकता है। तो मैंने कहा ना कि 5 पंचांग से बेसिक्स, अगर आप उसको पकड़ लोगे तो कुंडली तो बहुत एडवांस पे चली जाती है। वहां तक तो खैर कोई मेहनत करता ही नहीं ना, लिटरली बात वहां आ जाती है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ, तो हमें इनसे कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि प्रतिपदा की अगर हम बात करें तो उसका स्वामी सूर्य है, और के एन राव जो हमारे एस्ट्रोलॉजर विश्व प्रसिद्ध रहे हैं, मैं उनसे सीखा हूं, आप सब जानते ही। उनका कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा में जन्म है, तुला लगन है, उनका स्वामी सूर्य बैठता है। सूर्य 12वें भाव में है और 12वें घर के स्वामी बुध और केतु के साथ बैठा है। उन्होंने विवाह नहीं किया और वो आध्यात्मिक जीवन उन्होंने जिया सूर्य की वजह से, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। और तुला लगन के हिसाब से वो 11th लॉर्ड बनता है, यानी एक काम भाव का स्वामी है, वो भी है, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि द्वितीय तिथि राजीव गांधी की है और उनका सिंह लगन है, और राजीव गांधी का चंद्रमा लगन में ही आ जाता है। और क्योंकि सूर्य उनका बड़ा प्रभावी रहा, क्योंकि यहाँ पर लगन में है और लगन उनका सिंह है, आप जानते हैं, लेकिन चंद्रमा जो बेसिकली है वो उनका तिथि स्वामी है, वो भी लगन में ही है। अच्छा राजनीतिक उनको बनाया गया, या वो अच्छे राजनीति में आए, और कितने अच्छे थे वो एक अलग कंसर्न हो जाएगा, लेकिन उनको अनएक्सपेक्टेडली आना पड़ गया था। और कारक के रूप में अगर चंद्रमा को देखो तो मदर के कारण उनको आना पड़ा। ये क्लू समझ में आ जाता है कि भाई लाइफ में ऐसा भी हो सकता है। सर चंद्रमा जो है वो तो द्वितीय उसका हुआ है ना, हाँ द्वितीय हाँ, का? तो राजीव गांधी द्वितीय की तो बात कर रहा हूँ मैं, राजीव गांधी द्वितीय तिथि के जन्म है, वही तो बता रहा हूँ। पहले का तो के एन राव जी बताया ना, मैंने कुछ कुछ का पता किया है, सबका मैंने नहीं देखा, हालांकि मैं देखूंगा तो पता लगा लूंगा, लेकिन मैंने इतना देखा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब पंचमी का जो देखा गया वो गुरु है, क्योंकि मेरा जो गुरु का इंटरेस्ट था ज्यादा, इसके हिसाब से मैंने देखा है। तो भजन गायिका एक है सुबह लक्ष्मी, उनकी पत्रिका में गुरु जो बना वो तिथि स्वामी बनता है, और उनके 7th हाउस में बैठा है चंद्रमा के साथ। तो वो अपने पति की दूसरी पत्नी है, उनका तुला लगन है। खैर एक अलग बात होगा, चंद्रमा की वजह से 2 विवाह हो सकते हैं, लेकिन यहाँ गुरु का कंसर्न है जिन्होंने उनको आध्यात्मिक सिंगर बनाया है। षष्ठी का मैंने कल एग्जांपल दिया था कि षष्ठी के दिन जो कोई लेडी पैदा होती है बड़ी खूबसूरत होती है। ऐश्वर्या राय, मार्लिन मुनरो, एलिजाबेथ टेलर और आपकी माधुरी दीक्षित एंड इंदिरा गांधी, ये पांचों की पांचों उसमें है, जो अनुभव में हमने पाया कि, और मैंने कुछ अन्य एग्जांपल्स भी अपने लोकल देखे, वो षष्ठी की थी और काफी खूबसूरत लड़कियां थी। वो मैंने कल बताया था कि स्वामी शुक्र होता है, तो वो एक फंडा था, उससे समझ में आया। और इंटरेस्टिंगली अगर आप इंदिरा गांधी की कुंडली देखेंगे तो उनका जो शुक्र है यानी तिथि स्वामी 6ठे भाव में राहु के साथ पीड़ित है। उन्होंने एक पारसी व्यक्ति से शादी करी और मैरिज लाइफ उनकी खराब ही रही। वही 6, 8, 12 वाला कनेक्शन आ रहा है ना, उसके लिए बता रहा हूँ कि 6ठे घर में होने से।
इंटरेस्टिंगली एक और एक क्लू मिलता है, ऐश्वर्या राय का स्वामी जो है, षष्ठी का स्वामी शुक्र जो है वो चौथे भाव में चंद्र और राहु के साथ में है। और आप उसके बारे में जानते हैं, कला में अच्छा नाम कमाया, मॉडलिंग से वो आई और आंखें उनकी आप समझ सकते हैं कि शुक्र प्रधान परफेक्टली दिखती हैं। एक और उदाहरण हमारे पास है अष्टमी का, दैट इज राहु शाहरुख खान। उनके विषय में हमने कुंडली विश्लेषण किया था, लास्ट सेशन वालों को सबको पता ही है, तो उसके विषय में ज्यादा नहीं बताऊंगा। 10th हाउस में राहु है उसका, और वो तुला वृषभ का है सिंह लगन के हिसाब से। रेस्ट इज हिस्ट्री, आप सब जानती हैं, तो उनके विषय में ज्यादा बात करने की कोई हमें जरूरत दिखती नहीं, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंगली बड़ा एक अजीब समझ में आया, महात्मा गांधी जी जो हैं उनका एकादशी स्वामी मंगल बनता है, और वो तुला लगन के हैं, मंगल शुक्र लगन में ही पैदा है, और उनके विषय में सब जानती हैं, तो मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो सब आप जानती हैं। त्रयोदशी स्वयं मेरी तिथि है, इसके स्वामी फिर से गुरु बनते हैं। इसमें जो करेक्टर हमें पकड़ में आया था वो आया था बिल गेट्स, ठीक। उसका जो है मिथुन लगन की पत्रिका में है, और स्वामी गुरु है वो 10th हाउस में बैठा है, 10वीं गुरु लगन में है, ये दिखता है। अमावस्या का अगेन एक राहु है। इसका एक और एग्जांपल जो देखने में आया है, वो एक ज्योतिषी है संथानम, जो ज्योतिष जानते हैं वो समझते होंगे, उनको पता होगा। उनका धनु लगन है, राहु कर्क राशि में 8वें भाव में था, जिसने उनको एक अच्छा ज्योतिषी बनाया था, और वो रातों रात प्रसिद्ध हो गए थे एक भविष्यवाणी करके। लेकिन इंटरेस्टिंगली उनकी मौत भी बड़ी आकस्मिक हुई, तो वो भी बड़ा चर्चा का विषय बना था, लेकिन राहु का प्रभाव देखने में आया। अब ध्यान रखना है कि हम तिथि स्वामी का करें क्या बेसिकली ना। तो अब उपाय के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कि रत्न धारण करना, रंग इस्तेमाल करना, उससे संबंधित भोजन करना, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना, तिथि स्वामी को बलवान बनाना, तिथि स्वामी की पूजा करना, ये सारी चीजें आपके रिलेशनशिप को अच्छा कर सकती हैं। बिकॉज धरती पे आप किस तरह से रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, ये तिथि स्वामी या जल राशियां बताती हैं। तो ये आप आज समझ सकते हैं कि तिथि का हम कितना इंपॉर्टेंट पैरामीटर लेके चल रहे हैं, और हमने इसमें कुछ भी कुंडली इस्तेमाल नहीं की है, और उससे हमें इतना कुछ समझ में आ गया। अब कुछ बेसिक्स बता देता हूं कुंडली के बारे में, क्योंकि तिथि को हमने समझ तो लिया, लेकिन बेसिकली ये फंडा है क्या, मतलब क्या चक्कर है इसका, तो अब इसको हम समझते हैं। तिथि का अर्थ हमारे जीवन में मिलने वाला वो समय है जो हमें, जब हम ईश्वर के पास जाएंगे तो वो कितना शेष रह गया, ये हमें बताएगा कि हमारे अंदर यानी जल तत्व शरीर में कितना रह गया। इसीलिए शुक्र को बढ़ाने के लिए या जल तत्व बढ़ाने के लिए बार बार पानी पीने की आज्ञा हमारे ऋषि विद्वान देते रहे हैं। इस शरीर में आप वाटर लेवल को हमेशा ठीक रखेंगे, जितना ज्यादा पानी आप पीते रहेंगे आयु बढ़ाती चली जाएगी, क्योंकि शरीर में 70% वाटर है, ठीक, ये रीजन है। और यहां पर एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि आयु जो शब्द है वो अंबु शब्द दैट इज वाटर से बनाया गया है। आम भाषा में आयु कहते हैं, और तिथि हमें बताती है कि हम किस प्रकार से अपनी आयु को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहां से हमें एक और क्लू मिलता है, अगर आप समझेंगे तो जो व्यक्ति जल स्थान के आसपास रहते हैं उनकी आयु कंपेरेटिवली ज्यादा होगी, जो आदमी जल राशि के आसपास नहीं रहते उनकी, ठीक। अब हो सकता है आप लोग वहां तक नहीं सोच पाते, लेकिन मैंने उसको पकड़ा है कि ये क्लू दे रहा है कि भाई अगर जल तत्व अच्छा है तो आयु अच्छी है व्यक्ति। तो अब इससे दो बातें समझ में आती है। किसी व्यक्ति की अगर आयु अच्छी है, मान 70 के आसपास है, तो समझो उसका शुक्र और चंद्रमा दोनों में से कोई ना कोई ग्रह तो अच्छा है, वो आयु बढ़ रहा है। इसलिए एक तत्व मिलता है कि चंद्रमा को बाल अरिष्ट योग में रखा गया है। अगर चंद्रमा का 6, 8, 12 से संबंध हो जाए, दशाएं खराब मिल जाए, चंद्रमा सही ना हो, तो बाल अरिष्ट योग माना गया, जो कि लगभग हम मानते हैं कि 8 साल की आयु तक रखा गया है। जो बच्चे 8 साल की आयु से पहले गुजर जाते हैं उसको बाल अरिष्ट योग में रखा गया, क्योंकि चंद्रमा खराब था। इसलिए ऋषि मुनियों ने चंद्रमा को सेकंड लग्नेश का दर्जा दिया है, कि जल तत्व को वो दिखा रहा है भाई सब, मानसिकता को। सर जब हम पानी के पास रहने वाली बात करते हैं तो अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर की भी बात करेंगे या सिर्फ वाटर बॉडी की बिल्कुल बात? बिल्कुल बिल्कुल, पानी के जितना टच में रहोगे, चाहे वो अंदर पी के रहे चाहे उसके आसपास रहे, उनकी आयु को बढ़ाएगा जल तत्व जो है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ एक और चीज मिलती है कि बोथ आर द कारकास ऑफ वेल्थ। चंद्रमा भी वेल्थ का कारक है, लिक्विड पैसे का, और शुक्र तो है ही है। तो आप देखिए कि जो भी इलाके नदी के किनारे या समुद्र किनारे हैं वो बहुत ज्यादा फ्लरिश हुए। आप चेक करके देखो, आप किसी भी कंट्री का लेके देखो,
जहां पानी ज्यादा है वहां समृद्धि ज्यादा है, इसीलिए नदी के किनारे ही सभ्यता डेवलप हुई थी, आप सब जानते हैं। और एक मुंबई तो बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया का है ही है। साउथ में चले जाओ तो चेन्नई, वहां देखो मतलब संपन्नता अच्छी मिलेगी कंपेरेटिवली ऐसी जगहों के जहां पानी कम है। और जो जितने आप अगर इधर जाएं सिंगापुर, कोरिया, श्रीलंका, इन सब जगहों पे जाएंगे तो वो आपको कंपेरेटिवली धन के क्षेत्र में अच्छे मिलेंगे। अब धन के रिसोर्सेज यहाँ से लिक्विड पैसे से नहीं, बहुत अन्य चीजें भी हो सकती हैं, तो लेकिन फिर भी आप इंटरेस्टिंगली पकड़ सकते हैं। सर ये भी बोला जाता है कि भाई लग्नेश अगर जल तत्व में जाए, राशि में जाए, तो उसको मोटापा होता है, वो मोटा होता जाता है। तो मोटा होना तो भी ये तो इसी वजह समृद्धि से। वाली की निशानी बन गई ना भाई। मोटा तभी तो है जब एक्स्ट्रा खा रहा है या एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको। अब वो अलग बात है कि बीमारियां भी आएंगी, लेकिन हम मान रहे हैं कि रीजन तो वहां से डेवलप करेगा ना वो। ठीक है। और मजे की बात देखो, और मैं आपको बताता हूँ, यहीं से एक और क्लू दिया दीप्ति जी ने, अच्छा लगन में अगर गुरु होता है और वो अगर जल राशि का हो तो आदमी बहुत भारी भरकम दिलडौल वाला। ठीक, 4 8 12 का अगर मिल जाए। अब आप कुछ लोग मुझे भी कहेंगे कि भाई किशोर जी आपका भी 8 का है, लेकिन मेरे साथ मंगल भी बैठ गया भाई साहब, तो मंगल इज लग्नेश ना, तो वो उसने जब दिया उस तत्व को, और मेरा वो तिथि तो नहीं है। सर वक्री हो गए तो भी? तब भी बकरी में देखो उसके प्रिडिक्शन में वक्रता आ जाएगी, सिग्निफिकेशन थोड़ी बदल देगा। अब इसको ये समझिए कि एक आदमी है, वो पीछे देख रहा है, लेकिन वो जहां बैठा है उस जगह को छोड़ थोड़ी देगा वो। अब आप ही हो, आप जहां हो आप पीछे देखने लगो, लेकिन हो तो अपने घर में ही। वाली बात है, वक्रता थोड़ा सा एक अलग हो जाता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक वक्रता जो दी गई है वो शनिदेव को दी गई है, कि शनि अगर वक्री है तो भाई साहब बहुत गड़बड़ करने वाले हैं आपके साथ। सर 4 नंबर के गुरुदेव हमारे भी हैं लग्न में। हाँ तो आप देख लो, आप भी धीरे धीरे फैलते जाओगे भाई साहब, ध्यान रखिएगा सेहत का। तो जिम करें फिर इसका मतलब अभी से? करके चलो तो अच्छा है, या मेंटेन करके चलो तो अच्छा है, क्योंकि आगे फैलेगा शरीर। ओके सर, ओके। अच्छा अब इसमें सर, मैं मगर 2-3 कुंडली बातें में बताने की लिखा कोशिश है कर रहा और था। सर अगर एक उच्च भाव में हो एक तो ये होता है ग्रोथ, एक मिनट ग्रोथ पहले होती सुन है। लो सब, फिर बात करते रहेंगे। अच्छा अब हमारे जो पृथ्वी की जो हिसाब किताब है, हमारे ऊपर जो रखे गए हैं, ये थोड़ा सा एक गूढ़ तत्व है, इसको समझिएगा तब आपको पंचांग की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। बेसिकली क्या है कि हमारे जीवन में या हमारे ब्रह्मांड में 7 लोक रखे गए, ठीक है ना, जिसको आप जानते हैं कि सप्तलोक बोला जाता है, जिसमें से 3 लोक हमारे लिए हैं, दैट इज भू भू स्वाहा रखे गए ना 3, जिसको हम बोलते हैं भू यानी हमारी पृथ्वी, और भू सभी आदि ग्रह, और स्व नक्षत्र और राशि। वो ओम भूर्भुव स्व जो है वो यहां से समझ में आएगा आपको। वो जो 3 लोक हैं, पहला है भू दैट इज हमारी पृथ्वी, भू दैट इज सभी ग्रह, और स्व इज ए नक्षत्र एंड राशियां। इनके ऊपर 4 लोग और होते हैं। सब भ क्या भू पृथ्वी के बाद आपने क्या बताया? भूव, भूव, BHUV, भूव, भूव भू स्वाहा बोलते हैं ना हम लोग। ओम भूर भूर स्वाहा वो वाला जो है वो सभी ग्रह के लिए है, और रेस्ट यानी स्व जो है दैट इज नक्षत्र एंड राशि। इनके ऊपर 4 लोग और हैं। तो अब ये 3 और 4 के बीच में एक खाली स्थान है। ये 3 लोग नीचे के हमारे हैं, उसके ऊपर 4 लोग हैं, जिसको हम स्वर्ग लोग वगैरह वगैरह कहते हैं। उसके बीच में एक गैप है, उसको हमने रखा है कि मान लीजिए समुद्र है या एक गैप जगह है, जहां पर जो है इन दोनों लोगों को वो मिलने नहीं देता, गैप रखता है उसके बीच में। यहां पर पंचांग की एंट्री होती है भाई साहब, ये है वो पंचांग जो गैप है। और उस पंचांग में अब इन 3 लोकों में जीवन मृत्यु होता है, ओम भूभुव स्वा वाले पे, उसके ऊपर जीवन मरण नहीं होता है। तो इनको जो डिफ्रेंशिएट करने का जो खाली समुद्र जो मिल रहा है, वहां पर ये पंचांग जन्म लेते हैं, जहां 5 तत्व मिलते हैं, दैट इज व्हाई दे आर पंचांग। अब ये पंचांग जो है वो नक्षत्र से ही ऊपर है, समझ रहे? ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ग्रह और नक्षत्र से ऊपर पंचांग है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपन सीधे कुंडली पे आ गए। भाई पहले यार बेसिक्स को देखो ना, कि वो आपको लाने के लिए धरती पे ला रहा है, क्योंकि वो उस लोक से 20 लोक की पैरामीटर को चेक करेगा, तब आप आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं इस मृत्यु लोक में। तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो पहले जमाने के जो आज भी आपको बड़े बूढ़े गांव देहात में मिलेंगे, वो सिर्फ आपकी तिथि से ही बता देंगे आधी से ज्यादा जानकारी। आप नक्षत्र तो बहुत 5वीं वो है, लेकिन ये 4-5 चीजें करण से वो आपका कैरियर बता देंगे कि आप इस फील्ड में अच्छा जा सकते हैं। ये इस तरह की बातें। वार से वो आपके बॉडी के बारे में बता देंगे कि आपका शरीर कैसा होने वाला है।
तो ये इसलिए इंपॉर्टेंस ये है कि जो 3 और 4 लोग के बीच में जो गैप है वहां पे पंचांग की एंट्री होती है, जो उन दोनों को अलग अलग कर रहा होता है, यानी स्वर्ग लोग को और हमारे लोगों को अलग अलग कर रहा है, और वहां पे मृत्यु नहीं होती, ऊपर आप सब जानते हैं, नीचे हम लोग मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो ये 3 हिसाब किताब है और ये चीजें इन्हीं पे ही लागू होगी, समझना, ठीक है। ये धरती पे जो भी जीव है उस पे ये सारी चीजें यानी पंचांग सब पे लागू करेगा, इवन जीव जंतुओं पे भी करेगा, ठीक, क्योंकि वो मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में चीजें वैलिड होगी और ये कुंडली से पहले वैलिड होगी। इसीलिए कुंडली बनाने में पहले तिथि का निर्माण, ये सब चीजें आ रही है भाई साहब, उसके बाद तिथि कुंडली बनती है। आप डायरेक्ट कुंडली नहीं बना सकते भाई, क्यों? और क्योंकि ये सूर्य चंद्रमा से रिलेटेड है तो आपको उनसे पैरामीटर चेक करके तिथि निकालनी पड़ेगी, फिर वर्ग बनेंगे वगैरह वगैरह, वो बात ठीक है। और ये तो आपको पता चलेगा कि तिथि जल तत्व का प्रतिनिधित्व है, जो हमारे लिए आयु का काम करती है, आयु बताती है और हमारे आपस में संबंध कैसे रहेंगे ये बताएगी, और हम अपनी आयु को कैसे घटा बढ़ा सकते हैं ये बताएगी। इसीलिए संभवतः इसीलिए ये माना जाता है कि अगर पानी आप ज्यादा दिन तक ना पियो तो आपकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी कंपेटिवली खाना खाने की। और कहीं कहीं तो हमने ये भी पढ़ा है, वो कितना सही है गलत है, कि रेगिस्तान में अगर कोई व्यक्ति जो है अगर 6 घंटे तक पानी ना पिए तो मृत्यु के योग बन जाते हैं, डेजर्ट्स में खासतौर से। तो ये अब कितना सही है गलत तो वो एक अलग बात होगी, लेकिन संभवतः बॉडी को इतनी जरूरत जल की है, इतनी खाने की भी नहीं है, ये कहने का मतलब। और जैसा मैंने बताया कि शुक्ल पक्ष की जो तिथियां होंगी वो आपको भावनात्मक रूप से बहुत अच्छी एनर्जी देंगी, क्योंकि चंद्रमा प्रबल होगा। तो इस वजह से पूर्णमासी के तिथि के दिन जो होता है उसकी मानसिक अवस्था बहुत अच्छी होती है, उस व्यक्ति मेंटली वो बहुत परफेक्ट होता है, क्योंकि उसका चंद्रमा भी अच्छा है, सूर्य भी स्ट्रांग है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि गलती से अमावस का है तो उसका चंद्रमा बुझा हुआ होगा या उसको ज्यादा बेनिफिशियल नहीं बताएगा। अब क्योंकि चंद्रमा आपको पूर्ण रोशनी पूर्णमासी को ही मिल रही है, इसलिए पूर्णमासी को अच्छा माना गया मानसिकता के लिए। अब अमावस्या की जो वो है, वो कल मैंने कहानी बताई थी कि अमावस का जन्म का क्या कॉन्सेप्ट था, और ये जहर से संबंधित रखी गई कि राहु को इसका प्रतिनिधित्व दिया गया है। राहु आप जानते हैं वो है बुरा है, ये विजातीय तत्व है, यानी हमारी बॉडी में रिलेट नहीं करते ये तत्व, और इसलिए माँ काली की पूजा करने के लिए कहा गया है, बिकॉज माँ काली ऐसी है जो नेगेटिव एनर्जी को हटाती है, और इसीलिए अमावस्या को तामसिक क्रियाएं ज्यादा होती है या तामसिक देवताओं की पूजा ज्यादा होती है। हिंदुओं में 2 त्योहार हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत रखी गई है, एक है होली, वो पूर्णमासी के दिन होती है, और एक है दिवाली, वो अमावस के दिन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड काल रात्रि। और इंटरेस्टिंगली उस दिन सूर्य चंद्रमा दोनों नीच के हो जाते हैं अमावस, और वो सबसे खतरनाक अमावस्या होती है कार्तिक अमावस्या। और इसीलिए जितने तंत्र मंत्र टोने टोट के भयानक रूप से जो माने गए ना, वो काल रात्रि अमावस की मानी गई, आपके कार्तिक अमावस वो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी गई। अगर उस दिन कोई किया कराया तंत्र प्रयोग हो जाए तो उसकी काट जल्दी से नहीं होती तामसिक क्रिया। इसीलिए अधिकतर अघोरी लोग जो बड़े लोग होते हैं वो उस रात्रि का बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं। उसके बाद एक और क्लू देता हूं कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप कोई काम करते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं होता, भगवान के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता उनका। अब आप कहेंगे किशोर जी बड़ी अजीब बात बता रहे हो, रिकॉर्डिंग का मतलब कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है, और कर्म कर रहा है कि शनि, तो शनि सबका हिसाब किताब रख रहे हैं। अब वो बात अलग है किसी को इसी जन्म में सजा मिल जाए या दूसरे जन्म मिले, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन वो हिसाब लिख रहे हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हिसाब नहीं लिखा जाता। इंटरेस्टिंगली वो भी आपको बता देता हूँ, वो दिन होता है जब शनि वक्री से मार्गी होने लगता है ना, वो 3 दिन के लिए लगभग स्तंभित हो जाता है। वो 3 दिन आप कुछ भी कर्म करो रिकॉर्ड में नहीं आएंगे। इसीलिए जो अच्छे लेवल के तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, वो उन 3 दिनों को बहुत परफेक्टली काम करते हैं। उस दिन वो जो कर्म करेंगे रिकॉर्ड में नहीं आएगा। लेकिन ये रेयरेस्ट योग है भाई साहब, हर एक को नहीं मिलता। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप का राहु स्तंभित है, और उसने देख लो राहु सब कुछ कहता है, 10th में गद्दी नहीं छोड़ी थी उसने अपने आप, जबरदस्ती उसको बुलाना पड़ा। ठीक, तो ये कहने का मतलब ये है कि तामसिकता ये है, ये आपसे करा रही है, उसका वो स्तंभित है भाई साहब। लेकिन राहु तो हमेशा वक्री रहता है। यही तो गेम है ना उसकी कुंडली में, इसीलिए तो बता रहा हूं, ये रेयरेस्ट कुंडलियां है ना, कुछ एक्स्ट्रा। राहु तो हमेशा वक्री चलता है। अब उसकी कुंडली में स्तंभित है, चेक कर लीजिएगा, कभी कभार होता है स्तंभित। शनि भी होते हैं वक्री से मार्गी होने पे 2 साल में एक बार हो जाते हैं ऐसे। वो तो होता है सर, वो तो 3 राहु भी होता है स्तंभित, राहु भी स्तंभित होता है। उसमें क्या शो करेगा, पत्री में क्या दिखाता है, क्या कुछ लिख के आएगा?
देखो जो ग्रह है उसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है कि वो जो कर्म कर रहा है वो रिकॉर्ड में नहीं हो रहे हैं। कि फिर वो पत्री में कैसे पता चलेगा ये स्तंभित है? वो दिखता है, सॉफ्टवेयर में दिख जाता है, डिग्री वाइज चेक करो ना, एक दिन आगे पीछे आराम से पता लगता है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, क्योंकि जल तत्व बताती है, आपको बता दिया, इसमें भावनाएं, इच्छाएं, स्वाद, प्रेम, किससे विवाह करें, हमारे शरीर में कितना जल रहेगा वगैरह वगैरह पता चलता है। शरीर में पानी की मात्रा हमारी आधान कुंडली के आधार पर रखी जाती है जब शून्य तत्व उत्पन्न होता है। आधान कुंडली इज ए कंसीवमेंट वाली कुंडली, जब बच्चे का कंसीवमेंट हुआ उस दिन जो दल तत्व की स्थिति है वो आपकी आयु के बारे में बताएगी। दैट इज वाई दे आर सेइंग कि एक विशेष मुहूर्त में अगर हम जो है कंसीवमेंट करते हैं या विशेष मुहूर्त के तहत संतान की प्लानिंग करेंगे तो बच्चे में ये तत्व मजबूत रहेंगे, तो वो बालारिष्ट वाला योग नहीं बनेगा। वो एक रीजन बनता है। और क्यों? क्योंकि शून्य तत्व जीरो जो रखा गया है वो स्थिति जल देवता को दिया गया, जिसको हम दुर्गा से देख रहे हैं। इसलिए तिथि की पूजा हेतु हमें माँ दुर्गा की पूजा कराई जाती है, विभिन्न रूप में कराई जाती है। इसलिए मैंने कल भी बताया था कि अगर किसी की मैरिज लाइफ में दिक्कत है तो तिथि के स्वामी को पकड़िए, और अगर नहीं पता है तो केपीएसपी के द्वारा माँ काली की या माँ दुर्गा की किसी भी रूप की पूजा कराइए, मैरिज लाइफ कंट्रोल में आने लगेगी, रिलेशंस अच्छे होने लगेंगे। अब यहां से एक और क्लू मिलता है भाई साहब। अब आप कहोगे किशोर जी यार कहाँ सोचते हो आप? ये जो कॉन्सेप्ट आया ना आफ्टर मैरिज घूमने का, खासतौर से पानी के आसपास घूमने का, अपने को वेस्टर्न कंट्रीज से चला है। अब उसको लॉजिकली पकड़ो तो शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, ठीक? मीन राशि समुद्र की है, तो ये बीचेस का जो कल्चर आया वर्ल्ड में मैरिज के बाद का, ये वहां से आता है। जल तत्व बढ़ गया तो रिलेशन अच्छे रहेंगे। अंग्रेजों ने चीज पकड़ ली, इंडियंस नहीं पकड़ पाया, ठीक? यहां से एक क्लू मिलता है। अब अगर माँ दुर्गा की या माँ काली की पूजा करते हैं अकॉर्डिंग टू तिथि, तो सभी प्रकार के जल दोष तिथि हर लेती है, ठीक? तो हमारे अच्छे विचार और अच्छी सोच हो जाती है। यदि कोई स्त्री अच्छा व्यवहार नहीं करती या कोई किसी स्त्री से अच्छा व्यवहार नहीं करता या स्त्री संबंधों में कमी महसूस करता है तो ये समझो कि उसको जल दोष लगा हुआ है, जिसके लिए धरती पर सभी स्त्रियों का सम्मान करे और जल देवी से मुक्ति पाई जा सकती। दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि भाई लेडीज से आप पोलाइटली बात करें, क्योंकि जल देवी का दोष नहीं लगे। एक और क्लू देता हूं यहां से, अगर 7th हाउस में किसी का कोई ग्रह है, अगर 7th हाउस में किसी का कोई ग्रह है तो ये समझ लो कि उस व्यक्ति पर जल देवी का दोष हो सकता है। और अगर गलती से चंद्रमा वगैरह है तो श्योर शॉर्ट है। दैट इज वाई 2 विवाह होते हैं उस व्यक्ति के जिसका चंद्रमा 7वें घर में। शुक्र हो तो भी प्रॉब्लम होती है मैरिज लाइफ में, क्योंकि कारक भाव नाशय का सिद्धांत हो जाता है। तो यहाँ स्त्री दोष कहो या जल देवी का दोष हो गया, तो अपना तिथि स्वामी को पकड़िए, उसका उपाय करा लीजिए। और वो भी नहीं पता तो केपीएसपी पता लगाइए, उसके अकॉर्डिंग माँ दुर्गा या माँ काली की पूजा कर लीजिए, तो वो आपको काफी हेल्प देगा। तो ये एक जनरल बातें थी जो कि हम तिथि से रिलेटेड देते हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि तिथि दोष से संबंधित जो है वो गुरु की पत्नी की तारा वाली कहानी कल मैंने आपको बताई दी थी। और यहाँ पर एक बात मैंने कल बताई थी कि जो अमावस्या को 2 स्त्री जो होती है उसका पुत्र अवश्य होता है, तो ये सब बातें कल हमने करी ली थी। अच्छा, तिथि इच्छाओं का प्रतीक भी होती है क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड है, और इच्छा पूर्ति के लिए जो है हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। और मैंने कल भी बताया कि चंद्रमा से आपका तारा यानी आपका नक्षत्र जितना दूर है, आप जीवन में उतनी ही दूरी लेकर चल रहे हैं अपने जीवन को पाने के लिए। तो इसलिए अगर गुरु के आसपास आपका नक्षत्र पड़ता है, जितना दूर उतना ज्यादा, तो राहु सबसे ज्यादा दूर है तो आदमी का कोई मोरल नहीं है। गुरु के जस्ट बाद शनि है, ठीक है, वो दशाक्रम आप सब जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स रखा गया, वो आप सब जानते ही हैं। बीच में राहु केतु इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, वो अलग बात है। तो अगर कोई गुरु का नक्षत्र लेके ही आया तो आप समझ सकते हैं कि क्या बात होने वाली है। और अब गुरु से जितना दूर आप जा रहे हैं, शनि है, बुध है, फिर केतु, फिर सूर्य, फिर शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, ये सब कर्म घूमेगा, लास्ट में राहु आएगा, तो राहु वाले के बारे में आपको पता ही है, ठीक। अब इसीलिए वो ये कहते हैं कि हमें ये सोचना होगा कि गुरु को पाने के लिए हमें जो है चंद्र द्वारा किए गए सामाजिक कार्य को हमने खराब करा, क्योंकि चंद्रमा उस तारा को छीन के ले गया। तो चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए भगवान शिव की पूजा करने के लिए कहा गया है, जिससे हम दोबारा अपने गुरु के नक्षत्र को प्राप्त कर पाएंगे। और क्योंकि शिव के गुरु अगेन विष्णु है, विष्णु के गुरु फिर से गुरु है, वो है आपके शिव हैं, दोनों को काल पुरुष के प्रतिनिधित्व पे रखा गया है। बेसिकली काल पुरुष इज द ब्रह्मा,
क्योंकि काल वहां से लेकिन काल पुरुष की उपाधि जो दी गई है वो विष्णु को दी गई, और क्योंकि उनके गुरु शिव हैं, शिव के गुरु, तो काल का कारक शिव को दिया गया। तो शिव जो है विध्वंसक हैं, विध्वंस करते हैं, तो इसलिए चंद्र को ठीक करने के लिए शिव का उपाय करवाया जाता है। तो अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो एक तो तिथि दोष खत्म हो गया, चंद्र दोष खत्म हो गया, रिलेशनशिप अच्छी होगी। दैट इज वाई दे आर सेइंग कि 16 सोमवार की लड़की को व्रत करवाइए भाई साहब, इसकी शादी हो जाए। अब 16 क्यों कह रहे हैं? तिथि 16 है, ठीक भाई, 15 वो अमावस्या का एक 16 तिथि, 16 सोमवार, कॉन्सेप्ट ये। अगर आप ध्यान देंगे तो 16 सोमवार में सारी तिथियां रोटेट हो जाएंगी ना, पूरी की पूरी। बस मान भी ले कि हर रोज एक नई तिथि बनी तो 16 तिथि तो तब भी हो जाएंगी, जबकि वो तो 16 हफ्तों की बात हो रही है। तो ये पॉइंट है। तो इस तरह से अगर आप समझ रहे हैं तो चीजें बड़ी आसानी से होंगी। और एक बड़ी अजीब सी बात है, जो एक बड़ा एक क्लू दिखता है, चंद्रमा से जब बुध चौथे भाव में हो तो शारदा योग बनता है, जो ये बताता है कि जातक अपनी माँ को किस प्रकार से सम्मान देता है। आप सब भी अपने अपने बच्चों की कुंडली में देख लो, समझ में आ जाएगी आपको कहानी। अगेन बता देता हूं, चंद्र से तो बुध चतुर्थ भाव में होता है तो शारदा योग बनता है, जो ये बताता है कि जातक अपनी माँ को किस प्रकार से सम्मान देता है। ठीक, विवाह अगर किसी कारण से नष्ट होता है तो आपकी तिथि नष्ट हो जाती है, जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देने वाली है। और क्योंकि रिलेशनशिप जब आप अगर पत्नी से ही ठीक नहीं रह पाएंगे तो समाज में आपकी मान्यता खत्म हो जाएगी। भाई आप तो अपना घर को ठीक से चला लें, आप दुनिया को कैसे हैंडल करोगे? तो तिथि को इसलिए इंपॉर्टेंस है, ये पकड़ना पड़ेगा। अब 2 पक्ष वगैरह होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर कृष्ण पक्ष, तामसिक साधना वगैरह ये सब बता दिया गया है, तिथि कैसे बनी ये बता दिया है। अब यहाँ पर हमें कुछ बातें समझनी है, खासतौर से रिलेशनशिप को लेकर, ये भी मैंने आपको समझा दी है। अपनी अपनी कुंडलियों में देखिएगा, अगर भगवान ना करे किसी की मैरिज लाइफ में या कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये समझ सकते हैं। और हाँ, कुछ पॉइंट्स थोड़े इंटरेस्टिंगली लिखवाता हूँ कि वो आप लोग देखिएगा। चतुर्दशी के जिनका जन्म होता है ना, उनका स्वामी बेसिकली शुक्र पड़ता है, तो ऐसे लोग हमेशा से जीवन साथी ढूंढने के प्रयास में लगे रहते हैं। यानी कोई बच्चा या बच्ची आपके आसपास है जो शादी बहुत डेस्परेटली करना चाहता है, जैसे कि करिश्मा कपूर कहती है एक मूवी में कि बचपन से मुझे शादी करने का बड़ा शौक है, तो वो आप समझ सकते हैं चतुर्दशी का है भाई, वो पार्टनर को ढूंढ रहा है। और ऐसा लोग पार्टी में रात को खाना पीना बहुत पसंद करते हैं। एक जो मैंने कुछ चीजें पकड़ी हैं तो इसलिए बता रहा हूं। अब बड़ी मजे की एक और बात, यदि एकादशी का जन्म हो तो इसका स्वामी मंगल बनता है, और तिथि दोष होने के कारण मंगल की दशा हो तो वो तलाक करवा सकती है। इसके लिए जो है आपको पूजा करनी चाहिए मंगल हेतु। कुछ लोग बोलते हैं कि जी वो आप हनुमान जी की पूजा कीजिए वगैरह। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ मंगल का हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है, वो हिंदू धर्म के हिसाब से उनको बता दिया गया, उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। गुरुजी, मेरी धर्मपत्नी और दोनों बेटियों का जन्म एकादशी का ही है। तो भैया ध्यान रखना परिवार का। मंगल आपकी शरण ले ली है तो अब ध्यान हो जाएगा, ठीक है ना। और देवी देवताओं का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे करना है, वो अपना अपना तरीका, मतलब कुछ लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तिथि के लॉर्ड को हमेशा ध्यान पे रखें। एकादशी के दिन गुरुजी विष्णु सहस्त्र नाम ये सही रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। सर आपके सर जो के.एन. राव साहब हैं, जी तो उन्होंने हमको उनका एक वीडियो देखा था, वो उन्होंने उसमें बताया था कि सहस्त्र नाम का पाठ 6 महीने करो तो कार्य सिद्ध हो जाता है। एग्जैक्टली, उसका एक रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका एक रीजन है, बेसिकली है ना, ग्रह अगर पीड़ित हो किसी का, या लग्नेश हो या खराब हो, उस व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। बड़ी एक अजीब बात बता रहा हूँ कि बुध का उपाय विष्णु से लिया जा रहा है, गुरु का नहीं है। यहाँ ध्यान रखना है बात। गुरु के लिए अन्य भगवान, साउथ के भगवान अयप्पा वगैरह रखे गए हैं, और अयप्पा खासतौर से मंगल के लिए रखे गए हैं। ठीक, तो इस तरह से कार्तिकेय भी हैं वगैरह वगैरह, तो ये थोड़ा सा वो है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक चीज और देखने में आती है कि कुछ तिथि के लॉर्ड्स अगर वो पाप ग्रह हैं, जैसे कि मंगल है, राहु है, शनि है, सूर्य भी है, अगर वो चंद्रमा को साथ में ले लेता है तो आपके जल तत्व को गड़बड़ा देगा।
तो मैरिज में प्रॉब्लम्स आनी निश्चित हो जाती है। तो अब कुंडली में आपको एक और क्लू मिला, यदि किसी लड़की का या लड़के का, खासतौर से उनकी कुंडलियां देखिएगा जिनकी मैरिज में प्रॉब्लम आई या तलाक वगैरह हो गया, उनका या तो चंद्रमा या शुक्र पीड़ित जरूर मिलने वाला है। अब हम क्या देख रहे हैं, सप्तमेश, 7th हाउस, ऑफ कोर्स वो एक रीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कुंडलियां भी फंसेंगी जहां कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही और पंगा हुआ तो पता चला कि यार इसका तो चंद्रमा जल तत्व गड़बड़ था, ये व्यक्ति सुनता ही नहीं था किसी की, या शुक्र खराब था, ये लड़की सुनती नहीं थी किसी की। अब आप मजे की बात देखो, स्त्री जातक में अगर शुक्र गलती से भी किसी पाप ग्रह के साथ आ जाए, स्त्री जातक में खासतौर से, क्योंकि वो शुक्र का प्योर कारक खुद होती है, तो भयंकर गड़बड़ होती है वैसे, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा मिलेंगे। शुक्र राहु की युति, शुक्र मंगल की युति, चंद्र शुक्र की युति, दोनों जल तत्व है ना, ज्यादा हो गया आपके अंदर अब शुक्र चंद्र, तो ये इसलिए इसको व्यभिचार के लिए मानते हैं। शास्त्र बताते हैं कि ये एक अच्छा योग नहीं है लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए नहीं रखा गया। ठीक है, अब आप कहोगे किशोर जी शुक्र राहु की युति मर्द की कुंडली में थी, उसका भी तलाक हो गया, तो भाई साहब मर्द का इसलिए हुआ कि उसने व्यभिचार करा कि शुक्र इज राहु के साथ, राहु ने उसे प्रोवोक किया, शुक्र ने उससे उकसाया, एक से ज्यादा संबंध बनाए, बीवी आदर्शवादी थी छोड़ के चली गई, इसमें तो गलती उस व्यक्ति की ही है ना। अब आप कहोगे किशोर जी शुक्र राहु से पीड़ित था तभी तो उसने कर्म किया, जरूरी नहीं भाई साहब, ऐसा जरूरी तो नहीं है। किसी का शुक्र मंगल के साथ है तो क्या वो व्यभिचारी हो जाएगा, जरूरी नहीं है। राव साहब, महात्मा गांधी एग्जाम्पल है इस बात का, शुक्र मंगल लगन में है दोनों के, तो ऐसा नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति का गुरु के किस स्थिति में, लग्नेश की स्थिति में, ये सब बातें काम करेंगी, लेकिन स्त्री में ये बात परफेक्टली मैच कर जाएगी। क्यों? क्योंकि स्त्री साक्षात शुक्र खुद है, तो अगर उसका शुक्र किसी भी ग्रह के साथ जुड़ गया, और ऐसा भी नहीं कि सबका होगा तो सभी गलत हो जाएंगे, अन्य कंडीशंस भी, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो साक्षात उस एलिमेंट को, जल तत्व को, और क्योंकि चंद्रमा को और पीरियड्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंस ही दी गई, चंद्र मंगल का, और शुक्र जल तत्व है, तो उसको कई सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, मतलब हेल्थ की भी हो सकती हैं, गायनो हो सकती हैं, मैरिज की हो सकती है, तो ये सारी बातें उस पर परफेक्टली लागू हो जाती है। इसीलिए जिस भी लेडी का शुक्र खराब मिलेगा ना विशेष तौर से आपको, तो मैरिज में हमेशा एक डाउट बना रहेगा, कुछ ना कुछ इम्पट लगेगा। आप सुनोगे कि यार पति से मार पिटाई हो रही है, पति ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, जस्ट लाइक दैट, कुछ ना कुछ चलेगा, क्योंकि वो उसके उस फैक्टर को मजबूत कर रहा है। ठीक, ये स्थिति है। हाँ जी, और कुछ? सर वीनस अगर मंगल की राशि में हो तो भी असर यही होगा? नहीं नहीं नहीं, राशि में देखो, राशि इज एटमॉस्फेयर ना यार, मैंने उस दिन भी समझाया था। चलो अब आप लोगों का आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन लेते हैं। देखो शुक्र, गुरुजी अगर कर्क और सिंह लगन में अगर शुक्र शनि के साथ है तो वो तो सप्तमेश के साथ ही है, मतलब पति के साथ ही है, फिर तो अच्छा होना चाहिए। अच्छा है, मैंने कब कहा, मैंने क्या कहा कि एक क्राइटेरिया देखो, शुक्र शनि की युति ये बताएगी कि आपका पार्टनर आपसे अनुभव में ज्यादा बड़ा है, पहली बात, ठीक है ना। तो शुक्र को शनि ने पकड़ लिया, शनि सबसे लास्ट है, आपको पता ही है, तो अनुभवी जुड़ गया पत्नी के साथ कारक के रूप में। तो इसलिए मैंने जो मेरा जो शोध है कि अगर लड़के की कुंडली में शुक्र शनि का कनेक्शन आ जाए तो उसको आयु में बड़ी लड़की मिल जाती है, और लड़की में तो छोटा मिलता है, और वो आपका शोध सही है गुरुजी। मेरी वाइफ की कुंडली में शनि शुक्र की युति है और मैं बड़ा हूँ उनसे 3 साल। नहीं, देखो लड़की की कुंडली में वो उल्टा होता है, लड़की की कुंडली में लड़का छोटा मिल सकता है, लड़के की कुंडली में लड़की बड़ी मिल सकती है, ये कहने का मतलब। और अगर हम आपकी बात करें तो यार इंडिया में तो हर आदमी 90% व्यक्ति में मर्द बड़ा ही होता है इंडिया की शादी में, तो ये योग यहाँ काम नहीं कर रहा है उसमें। तो सर यहाँ पे शुक्र पीड़ित नहीं होगा, शुक्र शनि के साथ या शनि की दृष्टि, नहीं, तो शुक्र पीड़ित हो गया, जल तत्व खराब हो गया। नहीं, देखो शनि तो बैरागी है ना, शनि बैरागी है, हालांकि कुछ गड़बड़ कर रहा है, जैसे आयु में छोटा लड़का दिला सकता है, ठीक, बहुत ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति से विवाह करा सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन क्योंकि शुक्र शनि एक तो मित्र माने गए, एक ही परिवार के ग्रह रखे गए, वो इतना खतरनाक नहीं है, बशर्ते शुक्र राहु, शुक्र मंगल, सूर्य शुक्र, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक, चलिए अब आप लोगों का क्वेश्चन सेशन खुल रहा है, बताइए जो पूछना, जो समझ में नहीं आया या कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर ये जो शुक्र राहु शुक्र पीड़ित की है, इसमें अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए
चंद्र शुक्र इकट्ठे बैठे हैं किसी मेल चार्ट में, गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो सर इनका प्रभाव तो हट जाएगा ना फिर। बिल्कुल भाई, गुरु की तो दृष्टि अमृत है, वो तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है ना। गुरु को तो हमने रखा ही बहुत बढ़िया है। गुरु की दृष्टि कभी कुछ गलत होने नहीं देगी ना करने देगी। गुरु, मैंने क्या बताया, शाहरुख खान की कुंडली जो लाइव लगाई थी, देखिए गुरु एकादश भाव से उसके सप्तम हाउस को देख रहा है, सप्तमेश को भी देख रहा है। भले ही उसके फिर कितने हो जाए, कितनी बार वो फिल्म में शादी कर ले, बीबी को नहीं छोड़ सकता। सर एक और था कि आपने कहा था उस दिन अमावस्या के दिन, जिस दिन दिवाली होती है, दोनों सूर्य चंद्र नीच के होते हैं, उस दिन तंत्र मंत्र क्रियाएं होती हैं, तो उस दिन की भी रिकॉर्डिंग नहीं होती, जैसे जो कर्म करते हैं, जो नहीं, तंत्र साधना करते हैं। होती है रिकॉर्डिंग। जो हम कह रहे हैं ना, जो कर्म कारक दैट इज शनि, अगर शनि स्तंभित है, जो कि 3 दिन के लिए होता है, जब वो वक्री से मार्गी होता है, मार्गी से वक्री होता है, 3 दिन के लिए ऐसा होता है। वो रेयरेस्ट योग है, वो बहुत बड़े साधुओं या तपस्वियों को ही पता होता है, जो कि मतलब वो पर्टिकुलर खास 2 साल में एक बार ऐसा समय आता है। उस समय आप कोई भी गलत कर्म या अच्छा कर्म करेंगे, काउंट नहीं। लेकिन वो हर एक के बस की है नहीं, इसलिए लोग भटकाव में जीते, उस दिन करूंगा, ये करूंगा। वो कुदरत का नियम है, अपने कुदरत अपने हिसाब से चलेगी ना, आपको करना थोड़ी ना देगी। अगर ऐसे तो फिर हर कोई यही कर लेगा, तो ये नहीं होता। और रिकॉर्डिंग का इसलिए मैंने बोला, कर्म कारक कीजिए शनि, तो कर्म शनि नोट कर रहा है आपके। आप जो भी कुछ कर्म कर रहे हो वो शनि नोट कर रहा है। इवन अगर आप चाय पिलाते हो, मूवी बना रहे हो ना किसी को, वो भी शनि नोट कर रहा है। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं शास्त्र की, भाई साहब कर्म अच्छे करें, कर्म अच्छे करें। 2 बातें और बताऊंगा लगे हाथों। अगर आप कुछ सोच लेते हो ना, भगवान कुछ नहीं करता। अगर आप कुछ बुरा सोचते हो किसी का, कुछ नहीं होगा। जनरेट कर देते हो तो होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल अपनी क्लास में बताया था कि आपकी मांस खाने की इच्छा हुई, आपने अपने नौकर को भेजा कि जा भाई पैसे ले और मांस लेकर आ। मांस वाले ने मांस काट के दे दिया, आपसे पैसे दिए, आपको दे दिया, आपने मांस खाया। सबसे ज्यादा पाप जो है ना, आपको लगने वाला है। आप कहोगे किशोर जी मैंने तो पैसे दिए, मैं तो लाया। आपके कहने मात्र से ये कर्म जनरेट हुआ। अगर आपको मांस नहीं खाना था, अगर मांस खाना था, तो आपने नौकर को भेजा, पैसे दिए, नौकर गया, उसने आपकी सेवा के पैसे दिए, उसने काटा, जिसका ये काम था, एक जीव की हत्या हुई, उसका पेशा था, उसको भी पाप नहीं लगेगा, उसका तो पेशा था, वो काम। आपके सोचने मात्र से या आपके कर्म करने से उस जीव की हत्या हुई, तो उसका पाप आपको मिलने वाला है। अगर आप ऐसा ना सोचते या ऐसा नहीं करते, अब आप कहो किशोर जी करोड़ों लोग खा रहे, देखो बात उसकी नहीं, ये जो जस्टिफिकेशन वाली बात है, यार सब खा रहे थे तो मैंने खा लिया, वो एक गलत बात। लेकिन जनरेट जहां से थॉट हुआ ना, और थॉट कौन जनरेट करा रहा है? तामसिक राहु, जिसके लिए धरती पे आए हैं। चंद्रमा को पॉजिटिव देगा, चंद्रमा को गलत विचार नहीं देगा। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा को राहु देखता है, राहु के साथ बैठा, तो भी आपके विचार गड़बड़ा देंगे। क्या कर लेता हूँ ना, कौन देख रहा है, एक दिन में कौन खाएगा, कर लेते हैं। तो ये चंद्रमा को गड़बड़ाया राहु ने, और दोनों चंद्रमा और राहु, जिसकी वजह से आप धरती पे आते हैं। चंद्रमा पॉजिटिवली आपको धरती पे भेजता है, राहु आपको नेगेटिव। जिनके लगन में राहु है नेगेटिवली आए हैं, जिनके लगन में चंद्रमा है पॉजिटिवली आए हैं। भाई कुछ करने आए हैं। श्री रामचंद्र के भी लगन में है, श्री कृष्ण के भी लगन में चंद्रमा। सर ऐसे तो कोई लेडीज ऐसी होती है जो नॉनवेज बनाती है घर में, लेकिन वो खाती नहीं है। कुछ लेडीज मैंने देखा है वो खाती नहीं है, वो क्योंकि सब मांगते डिमांड करते हैं, वो बनाती हैं, तो उनको भी पाप लगेगा? नहीं, देखो वो बना किसके लिए रही है? अगर वो मजबूर ना करता तो थोड़ी बनाती। मैंने कहा ना, थॉट जो जनरेट कर रहा है वो तो अपनी सेवा कर रही। बेचारे पति ने कहा, उसका मन करता है, बच्चे भी खा लेते हैं, खुश होकर बनाती बेचारे, इसको क्या गुनाह है? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, जो मार रहा है उसको गुनाह नहीं है ना, आपके लिए मार रहा है, ये गुनाह है। अगर आप ना बोलते तो मारता। अब आप कहोगे किशोर जी और भी तो खा रहे, तो भैया और अपना गुनाह कर रहे थे, तू क्यों गुनाह करने गया? तेरे एक कर्म से 3 लोगों को सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन अगर तेरे विचार में, दिमाग में नहीं आता, तो उसकी हत्या नहीं होती जीव की, तो वो हत्या आपकी बच जाती। अब इसके कि कुछ देश में लोग खाते, भैया वो वहां का कल्चर है, हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि अष्टम भाव में जो ग्रह हो, उससे रिलेटेड पक्षी या जानवर नहीं खाना चाहिए मांस के लिए। और मांस खाना शास्त्रों में वर्जित नहीं है। इसको पंडितों ने खामखा बढ़ा दिया है कि मांसाहार ना करो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आप खा सकते हैं, शास्त्रों में कोई मेंशन नहीं है इस विषय में। इसलिए पंडित खाने के लिए कहते हैं। अमेरिका का आदमी तो मांस खूब खाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर 8th हाउस में सपोज करो कोई ग्रह है, तो आपको
उससे रिलेटेड जीव को नहीं खाना चाहिए, या उससे रिलेटेड जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तु को नहीं खाना चाहिए। सपोज करो किसी का, मान लेते हैं कि सूर्य है, तो सूर्य कारक है शास्त्रों में बर्ड्स का, चिड़िया, देखिए मुर्गी जिनके पंख है, बर्ड्स का कारक, तो उन व्यक्तियों को चिकन नहीं खाना चाहिए सूर्य अगर 8th हाउस में है तो। सर गुरु हो तो? गुरु का जो जीव जो है वो मोर माना गया है, मोर तो वैसे ही इंडिया में वर्जित है। मंगल, गुरुजी मंगल है। अब मंगल का देखो कौन कौन से जानवर मंगल से रिलेटेड रखे गए, इंसेक्ट प्रवृत्ति के जानवर जो मंगल के लिए किसकी खाल पूजा करवाने के लिए कहता है शास्त्र? चीते, चीता हो गया, व्याघ्र, जी बाघ या चीता जो भी समझिए। तो ये इस तरह से रखी गई चीजें। अब ये बताने वाले तो वो है नहीं ना उतना डीप। राहु तो सांप बताता है, सांप तो इंडिया में खाए नहीं जाता, जी लेकिन राहु के लिए मछली भी देखी जाती है भाई साहब, तो ऐसे व्यक्ति को मछली नहीं खानी चाहिए। सारा चाइना खा रहा है सर। भाई उनका राहु अच्छा है, आपका नहीं है ना। मैं इंडियन परिप्रेक्ष्य की तो बात कर रहा हूँ ना। देश काल परिस्थिति के हिसाब से तो ज्योतिष जनरेट होगा ना भाई। सर जब कोई उपाय है करवाते तो हैं वो उसका लोग, कर्म है, उसको और कोई कर्म आता ही नहीं, उसको पाप नहीं मिलेगा, वो कर्म कर रहा है, उसका पत्नी बच्चे उससे खाते हैं, उसके जीवन चलता है, उसको कर्म नहीं मिलेगा। लेकिन आप उसको कर्म करने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि अगर आप ना खाते तो वो ये काम नहीं करता, ये कहने का मतलब है। और हर कुंडली में थोड़ी है कि सबको खाने में कोई प्रॉब्लम है। आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मोर देन 75% पॉपुलेशन वर्ल्ड की वो मांसाहार करती है। 75% बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप किसी भी देश में चले जाओ। बच्चे भी खाते हैं सर। गुरुजी आज आपने शुरू में बताया कि चंद्रमा गंदगी को बाहर करने का काम करता है, तरलता का काम करता है। सर इसमें चंद्रमा को दूषित होना चाहिए ना, जैसे मवाद वगैरह या थूक पसीना निकलता है, तो क्या शनि से रिलेटेड हुआ क्या यहाँ पर ये चंद्रमा? नहीं, देखो चंद्रमा दूषित गोचर में होगा जब आपको प्रॉब्लम आएंगी ना, क्योंकि वो कुछ समय की है, लाइफ टाइम की नहीं होगी। वो आपके कुंडली में योग नहीं आएगा। वो चंद्रमा उस समय जब गोचर में दूषित होगा और आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही होगी और आपका चंद्रमा थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम्स देगा। और इंटरेस्टिंगली इसीलिए यहाँ से एक और चीज पकड़ते हैं, सुबह सुबह उठ के हमारे शास्त्र बोलता है कि सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 8 अंजुल उषा पान करना चाहिए। 8 अंजुल मतलब इस तरह से ये 2 अंजुल है, यानी 4 बार आपको उषा पान, दैट इज कि हल्का जो टेम्परेचर का जो पानी है वो पीना चाहिए, मतलब नॉर्मल वाटर जिसे हम कहते हैं ना, वो अगर आप पीते हैं तो चंद्रमा पेट में जाएगा। पेट में जो हमने रात भर में खाया वो राहु है, हाथों से गुजरता हुआ गंदगी है, वो निकल के बाहर निकाल देगा। आपका पेट साफ, आपका पूरा दिन बढ़िया गुजरेगा। ये कॉन्सेप्ट था। एक सर ये जो तिथियों का अपन समझ रहे हैं तो इसके अंदर तिथियों के तत्व भी बताए गए हैं और ग्रहों के तत्व भी हैं। ये बेसिकली जो उपाय करते हैं तो क्या उनके लिए फिर तिथियों का भी ध्यान रखा जाए कि इस वार को ये तिथि पड़े तभी उस चीज का उपाय? एग्जैक्टली यही तो वो मुहूर्त शास्त्र है ना भाई साहब। इसीलिए तो वो बोल रहा है कि उस दिन वो ग्रह पावरफुल है, वो परफेक्टली काम करेगा। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया ना ये काल रात्रि वगैरह के, इसीलिए तो वो समय ऐसा है आपका। इसीलिए मुहूर्त की इंपॉर्टेंस ये है कि भाई आप इस दिन ये काम करेंगे। जैसे मैंने बताया जया तिथि है, आपको उस दिन जो है एग्जाम देने जाना है मान लो, तो आपकी जय होनी निश्चित है। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर उस दिन तो पेपर ही नहीं है, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है ना यार, वो तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। लेकिन खुदा ना खास्ता आपका अगर वो पक्ष मजबूत है, आप उस दिन पेपर में जाओगे, क्वालिफाई करके आ जाओगे। तो ये इस तरह की बात है कि सर पेपर के वहां से आया। अब प्रॉब्लम क्या है, कालांतर में दुनिया बढ़ गई, मोस्टली एग्जाम्स संडे को होने लग गए। ठीक भाई, छुट्टी होती है ना संडे को स्कूल्स की, तो उस दिन अब संडे जिस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है या उसकी वो तिथि मैच कर रहा है वो तो बहुत क्लियर करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे यार पढ़ाई करके ना जाए, वो एक बात है। देखो ऑफकोर्स लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ रही है कंपेटिवली, क्योंकि उसका वो डे उस दिन परफेक्ट है, उसको हर चीज बढ़िया मिल रही है, घर से समय से निकल रहा है, समय से पहुंच रहा है, माइंड टकाटक काम कर रहा है, ले भैया फ्लैट। और वहीं एक बेचारा परेशान होकर निकल रहा है, कहाँ फंस गया, गाड़ी नहीं मिल रही, ये नहीं हो रही, टेंशन हो गया, उसका पेपर तो खराब होने वाला है। अब आप कहोगे ऐसा तो सबके साथ होता है, नहीं तो भैया किसी का तो बढ़िया ही होगा। लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं तो 10 लोग क्वालिफाई भी तो कर रहे हैं, उन 10 का वो दिन बेस्ट था इसलिए उन्होंने काम दिया। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप उन 3 घंटों में या उस दिन कितना बढ़िया काम करोगे आपके पूरे पीछे की मेहनत पर डिपेंड कर रहा है। वरना तो आपकी तिथि पकड़ के जाते हैं, आज तो मुझे हटा ही नहीं सकता, लो जी आज तो कर दूंगा काम, गए आप पिट पिटा के वापस आ गए। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप पीछे से बैकअप लेके चलोगे आपको सपोर्ट मिल जाएगी। रियाज इसलिए कहा गया। और रियाज का क्षेत्र का जो रियाज कौन कराता है, कौन सा ग्रह है रियाज कराने वाला?
सर मरकरी रिपीटेशन चंद्रमा शनि शनि प्रैक्टिस के लिए शनि शनि क्या होता है प्रैक्टिस सर? ये बार शनि बार ग्रेट बार बार शनि बार बार का प्रयास करता है शनि। शनि जो रिपीट जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसका उतना लाभ बढ़ेगा भाई। 10 और 11 इकट्ठे हैं। कर्म का लाभ सर एक कुंडली के बारे में ये नेक्स्ट सर अमावस्या को आपने बताया था जन्म जो होता है वो शनि माना जाता है। अगर किसी की डेथ हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत? उसमें उससे क्या माना जाए, वो उसका क्या मोक्ष हुआ या नहीं 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 नरक नहीं, में नहीं गया क्या? मोक्ष तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि राहु की तिथि है, वो दोबारा जी तिथि पे लौटेगा, वो एक अलग बात है। करेगा उसके अपने कर्म क्या क्या, लेकिन अमावस्या की मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा हाँ, लेकिन कुछ तिथियां जो शास्त्रों ने बता दी, एकादशी को मोक्ष मिलेगा, त्रिदशी को, किसको पता है यार, ये बेकार की बात। किसी दिन तो मरना ही है, वो तो तय है। तो ये अपने अपने फंडे हैं भाई साहब, कि जी मुक्ति मिल गई, ये हो गई। जो आप सोचना चाहते हो आप सोचते हो, किसको पता। और इवन मैं तो इसको, आप कहोगे बड़ा अजीब लगता है, ये पूर्वजन्म के कॉन्सेप्ट को मैं तो मानता नहीं है। देखो सीरियसली बताऊं, मुझे तो कोई आज तक ऐसा टकरा नहीं कि वो बोले कि हाँ यार मैं 1920 में, वो 1919 में जो है जलियांवाला कांड हुआ था, उसमें मेरे को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी और मैं इसलिए अंग्रेजों के डंडा किए बैठा हूँ इस जन्म में। मुझे तो कोई ऐसा व्यक्ति आज तक तो मिला नहीं है। तो कोई सबूत मेरे पास, हाँ पूर्व जन्म होते हैं वो मैं मान लेता हूँ, वो एक अलग बात है, वो एक केसेस आते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना कि आपने किसी जन्म में ये किया था, वो नो किसको पता है। आप जो बोल रहे हो हम मान रहे हैं, अंधविश्वास चल रहा है। अब आप कहोगे किशोर जी उपाय क्या फर्क पड़ेगा। उपाय करने का फर्क क्या है कि आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं, और ये प्योर साइकोलॉजिकल गेम है। जब कोई प्लेनेट आपको राशि में मिलता है, वो सबकॉन्शियस में आपके छप गया है, आपकी पर्सनैलिटी को मिला है, इसलिए मिला है। अगर किसी का शनि नीच का है तो हम ये मान रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मेहनत से बचने का प्रयास करेगा, हर चीज का शॉर्टकट निकालेगा, क्योंकि शनि तो नीच का है, मेहनत करना चाहता है। अब आप कह रहे हो पिछले जन्म में तूने मेहनत नहीं की, इस बार तुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो अब तो ये लग गया कि हाँ यार ये हो रहा होगा भाई चक्कर। अब यानी 2.5 साल तक जो साले पैदा हुए वो सारे के सारे बेकार ही थे पिछले जन्म में, वो कुछ करके राजी नहीं थे। मतलब कोई बात जची नहीं ना यार। वहीं मैंने देखा कि एक व्यक्ति कुछ लेकर बैठा और एक नंबर का आलसी भाई साहब, और पैसे की उस पे मतलब भरमार है। हाउ इज इट पॉसिबल यार। ये बातें तो आप दिमाग को भ्रम में ला रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, जो आदमी पैदा ही उस माले पे हुआ है। अब ये जो अभी रतन टाटा जी के, टाटा की बात करूंगा यार, अंबानी का जो पोता हुआ है, शादी के 9 महीने के अंदर अंदर हो गया था, बड़ा कांड उसका चला था, आपने देखा होगा ना। जी 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 में गुरु शनि लगन में थे, गुरु नीच का था और शनि वक्री था मकर में, शायद अभी पिछले साल की तो बात है यार। जी तो बच्चा कुछ ना भी करे जीवन में यार, कुछ ना करे, नथिंग डूइंग एट ऑल, भैया अंबानी का पोता है, दैट्स ऑल। और शादी के 9 महीने में पैदा हुआ वो, तो समृद्ध को नहीं दोष गुसाई पहला। सही बात है, सही बात है, सही ठीक है ना। तुलसी तो की कहावत। वो मैं कह रहा जिंदगी में, अब लोग ये कहेंगे जी इसकी तो बड़ी अच्छी कुंडली है, फलाना कुंडली है, ढिकाना क्या, वो पैदा ही वहां हुआ है, उसकी कुंडली को भूल जाओ। कोई राजयोग धनियोग फलाना योग काम नहीं करने वाला, वो कुछ ना करे ना, नथिंग डूइंग, जिंदगी में इतना कमा के बैठे हैं, तुम क्या खाओगे यार। तो ये मतलब मैंने कहा ना कि ये हम लोग साबित करने में लग जाते हैं कि ये ऐसा है ऐसा है। प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपके किसी कर्मों के द्वारा आप निर्धारण करके धरती पे आए हैं कुछ करके, इस उस घर में आए, ये इस घर में आया। अब ये आर्यन खान का ही केस ले लो यार, बंदे ने 30-35 करोड़ खर्च किए, निकलवा लिया ना लड़के को, सारे देश का कानून एक तरफ कर दिया, 25 करोड़ का वकील धर दिया। अब क्या करोगे बोलो। वहीं आपको मैं ऐसे केस दिखाऊंगा कि एक बेचारे ने एक सेब चुराया या एक रोटी चुरा ली, उसकी कोई पुनवाई नहीं है, तो क्या उसका क्या मतलब कोई कर्म ऐसा था किसी जन्म का। ये तो नॉनसेंस है ना। ये समय काल और पात्र के हिसाब से चीजें चलती हैं। आज अगर किसी बड़े व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि वो बड़ा है, अच्छा बुरा हमें नहीं पता उसके बारे में। ये मतलब अपनी अपनी कन्विंसिंग एबिलिटी है, लेकिन फिर भी एज ए एस्ट्रोलॉजर हमारा कंसर्न ये रहता है कि हम कुंडली में वो चीज देख सके जो किसी व्यक्ति को फायदा दे सकती है। और फायदा हमें किस तरह से मिलेगा कि यार मुझे कौन सा काम करना चाहिए, मुझे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, मुझे किस काम से बेनिफिट मिल सकता है, मेरी वाइफ कैसी हो, मेरा बच्चा कैसा, ये चीजें हमारे लिए होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं इसके लिए ये करूंगा, इसके लिए वो करूंगा, ये बातें नहीं होनी चाहिए। भ्रम समाज में फैल रहा है। बड़े आदमी को आप क्या सोच रहे हो यार, बड़े आदमी को जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे लेवल से कहीं ऊपर की प्रॉब्लम है। हम आपके बस से बहुत
मेरे पे ऐसे ऐसे केसेस हैं, मैं आपको सुना रोंगटे हिल जाएंगे आपके कि भाई बंदा किस लेवल पे जिंदा है, ये आदमी जी कैसे रहा है। तो है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप कुंडली को समझ जाते हो कि मेरा पैटर्न क्या चलने वाला है, आपको जीवन में दिक्कतें कम हो जाएंगी, बदली नहीं जा सकती, देखो कम हो जाएंगी। ठीक सर जैसे किसी को उपाय बताते हैं और वो कहता है मैं नॉनवेज में खाता हूँ, तो क्या जितने नॉन वो उपाय करेगा उससे छोड़ना पड़ेगा उसको? नहीं, कुछ कोई ऐसा कुछ नहीं, नथिंग। ऐसा होता तो अंग्रेज कोई उपाय ना कर पाए यार, मुसलमान कोई उपाय ना कर पाए। जी जी। और उपाय का लॉजिक क्या है, समझो ना उपाय। अब देखो, इसको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। अधिकतर आपने देखा हो बड़े लोग ना ड्राइवर रखते हैं, ये उपाय है सब। अब आप कहो यार किशोर जी ये क्या उपाय है? भाई बंदा 10-12 लाख की गाड़ी लाया या 50 लाख की गाड़ी लाया, एक अनजान व्यक्ति को देता है चलाने के लिए, पीछे बैठता है, उस पर ट्रस्ट करता है, उसे पैसे भी देता है। ये उपाय है ना उसका, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ड्राइव करेगा तो उसकी जान खतरे पे है या वो गड़बड़ कर सकता है। लेकिन अगर वो उसको प्रोटेक्शन रख रहा है कि भाई अगर टकराता भी है तो ड्राइवर मरेगा, मैं तो पीछे हूं और इसको तो मैं पैसा दे ही रहा हूँ, नौकरी तो मैं करा ही रहा हूँ, ये एक उपाय हो गया। अब इसको दूसरे वे में समझो, महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, सारथी बने, वो भी तो उपाय था ना। जी जी। इतने वो सारे सारथी तो बन गए आज की तारीख में, आपको गाइड कर रहे हैं ना, कहाँ पहुंचाना चला रहे हैं ना, उपाय है। आप इसको सोच नहीं रहे, ये है तरीका। अब वो क्या है, इस चीज को हम टेकन गारंटेड ले लेते हैं कि भाई ये तो मेरा नौकर है ना यार, आप इसके महत्व को नहीं समझ रहे। अगर बीच बाजार में जाम लगाओ और गाड़ी छोड़ के भाग जाए तो आपकी बैंड बजा देगा, तो भाई तुझे चिल्लाते वहां पे। ठीक, तो ये मतलब है कि हर जगह पे हमें कुछ चीजें ये समझनी पड़ेंगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके लिए कुछ खर्चा भी लगेगा। अब देखो बड़े लोग इतने बड़े बड़े हैं, व्हील चेयर पे चल रहे हैं, पैसा है, उनका नौकर रखा हुआ है, नौकर सेवा कर रहा है, घर वाले सेवा नहीं करते, पैसा है। समृद्ध को नहीं दोष घुसाई, ये तो उन्होंने हजारों साल पहले कह दिया। अब कुछ लोग कहेंगे यार इतने पैसे वाले के लड़के माँ बाप सेवा नहीं करते और बूढ़ा परेशान है वगैरह। भैया उन्होंने नौकर रख रखा है, पैसे देते हैं नौकर को, वो सेवा करता है, क्या दिक्कत? उनको कोई पितृदोष नहीं लगता, क्यों लगेगा? भाई पैसे से सब खरीद सकते हो, तो भगवान उनके लिए है जो भगवान को मान रहे हैं, वाली बात है। जो नहीं मान रहा उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा है और पैसे का कारक आपको पता ही है, जिसका जितना ज्यादा कारक मजबूत उतने ज्यादा पैसे। अभी एक शायद आपने पढ़ा होगा, शायद रेमंड्स के मालिक हैं वो, उनके विषय में उन्होंने 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, अपने बच्चों के नाम कर दिया, वो किराए के मकान में रहते हैं मुंबई में, आपने पढ़ा होगा, जिसे जी जी। बहुत चल रहा है। क्या करोगे? 1500 करोड़ का मालिक, रेमंड्स कंपनी का मालिक, आज वो किराए पे रह रहा है, बच्चे सब चले गए विदेश, ले गए पैसा, क्या करोगे? तो नियति है, कभी उसने सोचा होगा कि इतने लोगों को उसने काम दिया क्या है, लेकिन वो है। इसलिए हम कहते हैं कि आप बस ये समझ के चले कि मेरे लिए क्या अच्छा हो रहा है, पैसा तो बात का फैक्टर है बात। और मैंने कहना तो नहीं चाहिए, मैंने देखा कि जिन घरों में पैसा कम होता है ना, वहां फिर भी बहुत अच्छा पैटर्न होता है, ज्यादा पैसा गड़बड़ कराते। मकान जितना बड़ा लोग उतने कम, मकान जितना छोटा लोग उतने ज्यादा। सही बात सर, मेरे मामा मकान बहुत बड़ा है लेकिन क्या मुश्किल 3 ही लोग हैं, लड़की की शादी होगी, लड़के नौकरी लग गई, वो चला गया, कि वो मामा मामी और पिताजी उनके बस। देखो दो बातें हैं, मकान में ज्यादातर जितने ज्यादा कमरे होंगे उतनी ज्यादा दीवारें होंगी। जी जी। कौन सा ग्रह देता दीवार? मंगल। क्या नहीं देता है सर? सर शनि। और शनि कौन था? जो कभी परिवार में नहीं रहा। जी जी। सीधा सा क्लू है भाई साहब। सर बहुत बढ़िया बताया आपने, तिथि का ना बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया आपने सर वो बहुत बहुत तिथि के बारे में ये सर है। एक और बता दीजिए सर, तिथि के जी। बारे में आपने ये लिखवाया ना कि नंदा है, रिक्त है और भद्रा है, तो इनका क्या मतलब है सर? नहीं रिक्त देखिए, तिथि। इसमें जैसे मैंने कहा ना कि कुछ तिथियां जो हैं, जैसे भद्रा तिथि खराब मानी गई, रिक्ता खराब मानी गई। तो सर इसमें क्या खराबी है? खराबी ये है कि आप इन दिनों जैसे रिक्ता में जो भी काम करोगे वो बैलेंस छूट जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा, रिक्त हो जाएगा। जैसे कि सगाई होके टूट गई, शादी नहीं हुई। हम क्या देख रहे हैं यार, सब कुछ तो बढ़िया था, लड़का लड़की राजी, तो क्या दिक्कत हुई? पता लगा यार गलत समय पे गलत काम किया था तुमने तिथि गलत चुन ली थी।
ये इस तरह की बात है, कुछ ना कुछ काम छूट जाएगा। भद्रा तिथि जो है वो तामसिक कर्मों के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि भद्रा को आप जानते हैं शनि की बहन थी, तो उससे रिलेटेड माना गया है, वो सब चीजें हैं। तो ये मतलब जो मैंने कहा ना कि हम बेसिकली ये समझ जाएं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरी फैमिली के लिए क्या अच्छा है। और देखो बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको, दीवार का कारक मंगल है, वो शनि है, लेकिन भूमि का कारक कौन है? मंगल मंगल मंगल। मंगल और शनि आपस में दोनों में रिलेशन क्या है? सर शत्रु हैं। बस यही क्लू मिल जाता है आपको। तो सर इसमें जैसे आपने बताया कि और मजे की बात बताता हूँ आपको, देखो मैदान को किस ग्रह से देखते हैं? सर बुध प्लेग्राउंड शनि से देखते हैं सर, शनि से, मैदान बुध से देखते हैं। गुरु से बुध से। गुरु से बुध का मैदान, बुध से मैदान को, खेल मैदान को। खेल मैदान बुध से। ये क्या क्लू देता है? सोचना मेरी बात को, ये क्या क्लू देता है? बुध प्रोमिनेंट है तो खिलाड़ी बनेगा, भू वाला है तो प्रॉपर्टी डीलर बनेगा, और शनि वाला तो घर बनवाएगा, कंस्ट्रक्शन का क्या काम कराएगा। बात है, देखा ये अब आया ना ज्योतिष समझ में, ये है। तो शक्ति से आप कितना कुछ पता लगा रहे हैं कि यार मान लो मान लेते हैं किसी का बुध के राशि में मंगल बैठा है, तो आप क्या कह सकते हो इसको कि ये व्यक्ति कैसा हो सकता है? और हम मिथुन की बात कर रहे हैं फिलहाल, प्लेग्राउंड की। खिलाड़ी बनेगा सर, अच्छा खिलाड़ी होगा सर। वाला प्लेयर होगा, बड़ा सा प्लेयर होगा। आया समझ में क्लू? सर मैंने तो पढ़ा था कि कहीं पे कि अगर मिथुन राशि में मंगल अगर होगा तो ऐसा आदमी वो जो होते हैं ये जो हत्यारा होता है, मर्डरर होता है। नहीं मर्डरर नहीं सर, ये जो टीवी में ना वो होते हैं सब, ये अनाउंसर्स वगैरह, एंकर नहीं, मंगल बुध जर्नलिस्ट होते हैं। हाँ, मंगल बुध एनालिटिकल बनाते हैं, वो कन्या में भी होते हैं। जर्नलिस्ट होते हैं, मैंने तो ये पढ़ा था। हाँ, उनका कैलकुलेशन बहुत तगड़ा होता है, एनालिटिकल होते हैं, इसलिए खिलाड़ी हो सकते हैं और आपका न्यूज रीडर, कंपाउंडर वगैरह हो सकते हैं। आपने सही बताया। यहाँ पर हम क्या, मैंने जो बताने की कोशिश की है वो क्या बताने की कोशिश की कि प्ले ग्राउंड में आप मंगल को ले आए। मंगल यहाँ पर क्या है? एनर्जी का प्रतीक है, अच्छा खिलाड़ी होगा सर, ऊर्जा। ऊर्जा तो वो व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी या अच्छा दौड़ भाग कर सकने वाला होगा, ये कहने का मतलब है। डिफेंस में हो सकता था। अगर फुटबॉल में होगा तो सेंटर फॉरवर्ड होगा सर। सिक्स्थ हाउस में मंगल हो तो भी होगा क्या? देखो 6th हाउस में मंगल तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि लगन को दृष्टि भी तो देगा। तो वो भी खिलाड़ी बन सकता है, 100% बन सकता है, क्या दिक्कत? एक बात ध्यान रखना कि लगन को जब मंगल देखेगा या लग्नेश को मंगल देखेगा तो आदमी में जल्दबाजी के योग होते हैं, जल्दबाज होता है वो, उसके अंदर इम्पल्सिवनेस रहती है, फटाफट काम करना। सर प्रत्येक व्यक्ति जब मंगल के साथ शनि हो तो फिर तो जल्दबाजी नहीं होगा, वो तो सोच सोच के काम करेगा, बिल्कुल एक एक फूक फूक के पैर रखेगा। मैंने कल समझाया था कि मंगल के साथ शनि जो है वो खून में गाढ़ापन दे देता है, तो अब आदमी जो है जल्दी काम में करे। ये हाँ जी विपिन जी, लास्ट आपका लेते हैं फिर बंद करेंगे। हाँ सर, मैं ऐसे पूछ रहा था कि जैसे अपन ने तिथि वार के विशेषता बताई व्यक्ति के लिए कि तिथि रिलेशन को बताती है, तो कोई भी व्यक्ति हो भाई किसी तिथि को जन्म लिया है तो अपन जैसे लेडीजों में प्रवृत्ति होती है कि भाई हम एक तिथि का वार व्रत करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वो, तो अपन उसको ये कह सकते हैं कि भाई आप अपनी जन्म तिथि का व्रत करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैंने एग्जांपल दिया था 16 सोमवार वाला, इसलिए वो करवा रहे हैं ना कि जल तत्व कर दो आप। और बहुधा मैं बड़े एक और रिसर्च की बात बताता हूँ, बहुधा शादी में प्रॉब्लम कब आती है? जब किसी लड़की की कुंडली में चंद्र शनि की युति हो। जी सर। ठीक, और शिव जो थे वो शनि के गुरु माने गए हैं, पढ़ा होगा ना आपने, कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन गुरु उनके शिव माने गए हैं जी। हाँ जी सर। को ठीक करने के लिए वो शिव की पूजा करा रहे। चंद्र शनि पुनर्फु योग माना जाता है इसको, लड़की की कुंडली में विष योग हो, पुनर्फु योग हो, तो उसको बोलो कि भाई तू जो है शिव की पूजा कर। जी सर। वो इस तरह से जोड़ा गया ना चीजों को। देखो हमने क्या करा है कि हम लोग सरसरी तौर पे ऋषि की वाणी पढ़ रहे हैं, वो ऐसे नहीं कर रहा है यार, वो हजारों शोध करके बैठा है व्यक्ति, और वो उस समय कुंडलियां नहीं थी, माइंड डिश, वो आकाश में सोते समय तारे देख के पता लगा रहा था कि इस राशि में ये बैठा,
चंद्रमा जिस राशि में है, आपको एक बहुत बड़ा क्लू देता हूं, आप चंद्रमा को देखो जिस राशि में है, आप आकाश में उसको देखो, आपको राशि पता लगेगी कि ये राशि चंद्रमा की ये है। और चंद्रमा 2 दिन में घूमता है। धीरे धीरे आपको, अगर आप घर के किसी खास कोने में खड़े होकर पर डे देखते हो, तो आप चंद्रमा उस दिन की तारीख का पता बता दोगे कि आज चंद्रमा इस राशि में है भाई साहब। हाँ सर, ट्राई किया हमने थोड़ा बहुत, लेकिन लोग नहीं करते। मैंने एक पोस्ट डाली थी, वृश्चिक का शुक्र चंद्र था आकाश में, मैं करो जी देखा था, दोनों थे, मैंने फोटो किसी फेसबुक में डाली थी, वृश्चिक शुक्र इकट्ठे हैं। मुझे क्या होता है, जैसे मैं निकलता हूँ, मैं मेट्रो की तरफ बढ़ता हूँ, तो मुझे पता लग जाता है सामने मेरी वृश्चिक राशि है भाई। और आजकल उससे थोड़ा सा ऊपर शुक्र चला गया, धनु में है आजकल। अब उससे, क्योंकि मैं उसी समय नहीं फट से मोबाइल से बनाता हूँ कुंडली, अब जब मैं बनाता हूं तो लगन मुझे पता है ईस्ट की तरफ निकलेगा, मीन लगन हो रहा होता है उस समय मोस्टली, तो मैं पता लगाता हूँ भाई ये मीन है। और यहां से आप देखोगे तो ये 10वां घर पड़ेगा ना, धनु राशि सामने है, धनु राशि मेरे, और मैं जो हूं वो यहां से जा रहा हूं, यानी कि मिथुन से जा रहा हूं, ठीक सामने मेरे ठीक ऊपर चंद्रमा है, तो मिथुन राशि है। मैं इस तरह से देख रहा होता हूँ रोज आता जाता। तो ये ऑब्जर्वेशन से आप सूर्य से राशि पता लगा सकते हैं, लेकिन सूर्य क्योंकि प्रतिदिन ज्यादा घूमेगा, तो ये क्लू देता है कि लगन में अगर सूर्य हो तो आदमी घूमता बहुत ज्यादा है, सूर्य हर घंटे घूमता रहता है भाई साहब, ठीक। लेकिन हम तो नहीं देख रहे ना इस बात को, हमारा दिमाग वहां तो जा रहे हैं, बताने वाले तो राशि बता रहे भाई मेष का है। अरे भैया मूवमेंट तो देख, लगन तो बदल ही रहा है, लगन में है तो बदलता रहेगा ये आदमी, एक जगह टिके काम नहीं करेगा। इसलिए लगन में सूर्य हो तो आदमी जो है ट्रांसफरेबल जॉब में होता है और गवर्नमेंट का नौकर होता है, क्योंकि लगन में सूर्य किसी को जवाब नहीं देगा, राजा है वो, उसको लोग जवाब देंगे, वो सरकारी नौकर है भाई साहब। सर वार के संबंध में इसलिए ध्यान रखिएगा, मेष का सूर्य और मकर का सूर्य सरकारी नौकरी देता है, ठीक। क्योंकि मकर में जब आएगा दोपहर में 12 से 2 का टाइम होगा, 10 आपकी पृथ्वी के कर्क के ठीक ऊपर आएगा ना, हमारे सिर के ऊपर आएगा। इसलिए 10वें घर में और पहले घर में सूर्य हो तो सरकारी नौकरी देता है मोस्टली केसेस में। सर 10वें घर में कोई सी भी राशि का सूर्य हो तो सरकारी नौकरी देगा क्या? 100% पॉसिबिलिटी है। अच्छा। एक सर वार के लिए भी क्या अपन यही बात कह सकते हैं कि उस खुद के वारेश को मजबूत करने के लिए, जैसे लग्नेश को अपन मजबूत करने के लिए कहते हैं, तो वारेश का भी क्या मजबूत करने का ये संबंध हो सकता है कि उसकी बॉडी ठीक रहेगी उससे? 100%। यानी वारेश मैंने कहा ना, वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वो आपके शरीर में अग्नि प्रदान कर रहा है। नो मैटर वो शुक्र है, चंद्रमा है, जल तत्व का है, वो अलग, लेकिन वो आपके लिए अग्नि का काम करके दे रहा है, आपके शरीर की बिल्डअप को वो ला रहा है। तो सर पहले हम देखें इसको प्रॉब्लम क्या है, कौन से तत्व की प्रॉब्लम है, फिर उसका या तो उस तत्व को बैलेंस करें। अब आप समझ रहे हो ज्योतिष को, ये और इसमें एक्सट्रीम में जाने की जरूरत ही नहीं है, कुंडली में जाए, दशा निकालें, ये सब छोड़ो ना, पहले इसको ये तो ठीक करो ना कि यार बंदे में, आप कह रहे हो कि कैरियर खराब है, अरे यार कैरियर बात की बात है, पहले बंदा ही खराब है, वो करना नहीं चाहता काम, क्या कर लोगे तुम उसका? हम क्या देख रहे हैं यार, इसको नौकरी नहीं मिल रही, अरे वो नौकरी करना नहीं चाहता, जब वो फिट एंड फाइन है, सब कुछ ठीक है, तब पकड़ो ना कि हाँ अब समझ में आया भाई ये यूं नहीं कर रहा काम। तो जो रेखा जी अक्सर बोलती है, जो आप सर खोलते हो तो मेरे को एक चीज समझ में आ जाती है, वैसे वो भूल है। तो खोलने का लॉजिक ये है कि भाई ये पर्सनैलिटी ये है, और एक आदमी जो शनि प्रधान आप उसको कह रहे हो मार्केटिंग की काम कर ले, वो कहाँ करने वाला है, वो नहीं करेगा। बोले मैं तो बैठ के खाने आया हूँ धरती पे, मेरी सोच बैठ के खाने, शनि प्रधान हूं मैं, इसलिए लाल किताब कह रही 10वां शनि गद्दी का सुख बैठ के खाएगा। 10वां शनि उसका अपना घर है ना काल पुरुष में, तो बैठ के खाएगा धरती पे भाई, वो ना काम करे कुछ भी, उसको तो दुकान खोल दो, जर्नल दुकान बैठा रहा भाई दिन भर। और इंटरेस्टिंगली जिनका कनेक्शन बुध और शनि का अच्छा हो, तो ऐसे लोग गद्दी में बैठे हुए व्यापारी, जितने बड़े आपको जो गद्दी पे बैठे हुए व्यापारी, जो पुराने जमाने में गद्दी में बैठता था ना व्यापारी, गल्ले, वो ये है, ठीक है ना, क्योंकि शनि और बुध से रिलेटेड, बुध व्यापार का कारक है, शनि बैठ के खिलाएगा। सर एक जिसका शब्द है लाला। जी सर, लाला ले आ भैया, जो कुछ भी ला, यहाँ ला के दे, मैं नहीं आऊंगा तेरे पास, मेरे ला
वो है शनि। ये जो बातें है ना, ये मतलब तो समाज में चल रही गुड़, तो वो ये है। तो सर, एक अगर आप बात इनको पकड़ के चल रहे हैं तो फिर कहीं मार नहीं खा रहे, बोले यार ये तो ये था, हम तो सोच नहीं रहे थे भाई, ये तो ये था। वहीं एक बच्चा है, आपका ही बच्चा है, आप व्यापारी बहुत अच्छे हैं, आपका बच्चा टिक के राजी नहीं, वो तो क्या करोगे? उसको काम ही ऐसा दे दोगे टिक के ना रहे, भटकता रहे चल दिन भर, मार्केटिंग कर, सेल परचेज कर, ये कर वो कर वो कर। आप कह रहे हैं कि मैं गद्दी में बैठता था, मेरा लड़का भी गद्दी में बैठे, वो नहीं बैठेगा, उसका ग्रह वैसा है नहीं। ये सारी चीजें। सर, एक बात बताइए सर, लाल किताब ने जो ग्रहों के वो दिए हैं चीजें, जैसे किसी का मंगल के लिए मसूर की दाल बताई है, उन चीजों के लिए, लेकिन जब अपन नवग्रह का हवन करते हैं वहां पर इनका यूज नहीं करके वो एक नवग्रह की अलग से लकड़ी जो आती है उसका यूज करते हैं। तो सर ये मतलब क्या हवन के लिए सिर्फ लकड़ी का यूज, या फिर वो मतलब इन दोनों को एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं क्या अपन बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या है, जिस ग्रह का जो हमने कारकत्व रखा है, जैसे मंगल के लिए मलका की दाल है और खैर की लकड़ी होती है, दोनों में एक एनर्जी है उस ग्रह की, मंगल की, रीजन है। तो वो आप अगर मान लो आप हवन नहीं कर सकते तो मलका का दान ना कर दीजिए। और कुछ लोगों ने उसको मीठे से भी जोड़ दिया, खजूर बांट दो, बूंदी बांट दो, वगैरह वगैरह चीजें। लेकिन ये सिर्फ क्या है कि ये इमीडिएट रिलीफ के लिए है, ये कुछ समय आपको राहत देगी, परमानेंट राहत नहीं देगी। मान लो मंगल बहुत जबरदस्त है, उसको गुस्सा ज्यादा आता है, उसको बोलो तुम परमानेंट मीठा दान करना शुरू करो, धीरे धीरे गुस्सा शांत होने लगेगा। लेकिन ये इंस्टेंट रिलीफ का फैक्टर है, हमेशा का जुगाड़ नहीं है। तो अब क्या करोगे, उसके एंटी तत्वों को बढ़ा दो। मंगल तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व है ना मंगल। इसका विपरीत कौन सा ग्रह बनेगा? मंगल का एंटी कौन सा? जलीय ग्रह बनेंगे सर। चंद्र को बढ़ा दो, शुक्र को बढ़ा दो। अब आपको पता है कि अंग्रेज जो हैं वो रिंग सेरेमनी में डायमंड दे रहे हैं शुक्र को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हर कुंडली का अलग अलग है भाई साहब, मेरा लगन कुछ और है, तुम्हारा लगन कुछ और है, तो सामने वाले को पकड़ो ना, कि अगर मेरा नेगेटिव है तो सामने को बढ़ा लेता हूँ। सामने का नेगेटिव, जैसे अभी शायद हमारे साथ में जो थी दीप्ति, इन्होंने बोला कि सप्तमेश जो है वो लगन में बैठा है, मकर लगन की बात की, चंद्रमा बैठा है, भाई वो तो ऑलरेडी बैठा है, तुमने उसको और ताकत दे दी अगले को, सर और परेशान करेगा वो, तो और आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा, और डिप्रेशन की ओर ले जाएगा, तो लाइफ को कंट्रोल करेगा आपकी वो। ये हुआ। अब हमने क्या करा, हमने उसके भाग्य स्वामी को और कारक के रूप में बिजनेस को और वारिस को बढ़ाया, तो उसको फिट एंड फाइन करेगा, उसका दिमाग चलाएगा भाई साहब, ये होना। मकर राशि का चंद्रमा जिंदगी में एक बार झटका तो देता ही देता। वो तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पहले से, वो उसका जो वो कॉन्सेप्ट देते हैं, वो कहते हैं कि बेसिकली चंद्रमा शनि के घर में गया, कलंक लगेगा। कलंक लगता ही लगता है, लगा ना शाहरुख खान को, उसका भी तो मकर का ही है। तो ये कलंक क्या किसी दशा में लगेगा या ऐसे ही लगेगा, दशा आएगी तब? नहीं, दशा इज नॉट ए फैक्टर। यहाँ पर हम मानते हैं कि डिपेंड ये करता है कि वो आपको, जैसे कुछ लोग कोई दशा करते हैं, कुछ लोग और दशा करते हैं, तो दशा वैलिड नहीं है। पहली बात तो लाइफ में एक बार ऐसा जरूर होगा, और क्योंकि चंद्रमा शुरुआत का ग्रह है, वो शुरुआत में ऐसा नहीं करेगा, वो कालांतर में बाद में करेगा। तो चंद्रमा की जो एज शास्त्रों में दी गई है वो 21 साल के आसपास की दी गई है, तो बाद में करेगा, उत्तरार्ध में। क्योंकि उसको यूं भी समझ सकते हैं कि जो बुढ़ापे का जो टाइम होता है वो शनि राहु केतु को दिए गए। क्या बुढ़ापे का जो टाइम है वो शनि राहु केतु को दिए गए हैं ना, कुछ ऐसा लिया, तो उस अरसे में वो गड़बड़ करेगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास हमारी अगले हफ्ते होगी, और उसमें हम एक और इसमें नया फैक्टर लेंगे। जैसे हमने वार कर लिया है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है करण को लेते हैं, क्योंकि करण नौकरी में भी काम आएगा, और फिर उसके बाद योग पकड़ेंगे, और 2-2 क्लास के हिसाब से हमारी 10 क्लास के करीब निपटेगी। साथ साथ 2 क्लासेस आप एक्स्ट्रा जो होंगी वो कुंडली की होगी, और अभी 8वें भाव को भी हमें करना है, मुझे याद है, इसलिए टेंशन। सर ये बता दीजिएगा कि जैसे मान लिया कोई आता कहता नई गाड़ी लेना है हमें, कब ले जाके हम, या पानी की नहीं, देखो हर सबसे बढ़िया क्लू है, गाड़ी लेने की 2 कंडीशंस है। पहली बात, 4th हाउस की दशा चल रही है, 4th हाउस देखने वाले ग्रह की दशा चल रही है, और शुक्र का प्रभाव चल रहा है, तो आदमी गाड़ी लेगा। घर वगैरह, घर के लिए चतुर्थेश की दशा चल रही होगी, चतुर्थ लॉर्ड की दशा चल रही होगी, और कारक मंगल से रिलेटेड होगा।
अच्छा सर। प्रॉपर्टी के लिए मंगल को देखा जाए। और ये जो चल रही एकादशी और ये सब वार और सब इसका यूज नहीं हो करेंगे हम लोग? वो तो मुहूर्त के लिए है ना, वो तो किस दिन ले रहा हूँ। हाँ सर, वही मुहूर्त कैसे चेक करेंगे? मकान को आप किस दिन मानोगे? जिस दिन आप मकान के अंदर घुसोगे तब मानोगे, या जिस दिन रजिस्ट्री होगी तब मानोगे, या जिस दिन बयाना देकर आए तब मानोगे? सवाल ये भी है। जी हाँ। तो मकान को कब आपका माना जाएगा? जब आप गृह प्रवेश करेंगे जी। उस दिन जब आप घर में घुसे तब आप मकान के ओनर होंगे। वो दिन उस दिन पूजा पाठ का विधान रखा गया, मुहूर्त देख गृह प्रवेश कर लेना। सर रजिस्ट्री में भी तो देखा जाएगा क्योंकि पेपर में नाम होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो और रजिस्ट्री आप कभी भी करा लो, नो इश्यू एट ऑल। वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। वो कह रहे हैं जी 10 तारीख के रजिस्ट्री करा लो, उसके बाद सरकार बंद कर देगी, क्या करोगे? बोलोगे नहीं जी मैं तो 15 को कराऊंगा, मेरा मुहूर्त तब निकलेगा। नहीं हो, ऐसा नहीं। वो आप पे डिपेंड नहीं है। आपका प्रवेश जब होगा वो काउंट होगा, उसके लिए पूजा का मुहूर्त दिया जाता है। सर गाड़ी के लिए किसी कुंडली ना हो तब कैसे करेंगे? पंचांग से कैसे देखेंगे? पंचांग से देख के बता सकते इंस्टेंट। तो पंचांग में क्या देख लेंगे? पंचांग में देखो, पंचांग में योग देखो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, और गृह मुहूर्त प्रवेश मुहूर्त के मुहूर्त दिए होते हैं। पंचांग में सीधा देख के बता दो भाई ये बढ़िया कर लो। नहीं तो सर अभिजीत मुहूर्त में कर दे कोई भी काम, अगर कुछ भी अभिजीत मुहूर्त तो खैर है ही है ना, वो तो सर जो कल एक कुंडली दिखाई थी जिसमें आपने कहा था मंगल 12वें में तो बच्चे को कोई दिक्कत आएगी आफ्टर मैरिज, लेकिन हम जो शनि देख रहे हैं तो शनि तो अस्त है सूर्य से, शनि अस्त है सूर्य से, और जुपिटर भी अस्त है। नहीं शनि हम क्यों देख रहे हैं? तब भी वो दिक्कत, क्योंकि वो छठे घर में बैठा है और मंगल बैठा है 12वें घर में, वो देख रहा है उसको। नहीं शनि और इस 9 कुंडली में क्या है? शनि सर शनि है 2nd और 3rd हाउस का स्वामी है। अब शनि मंगल को देख रहा है तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, और क्योंकि वो 5th से कनेक्टिव है, आफ्टर मैरिज संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, वाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। लेकिन सर अस्त है तो उसके प्रभाव भी तो कम होगा ना। देखो भाई कम है लेकिन प्रभाव तो रहेगा ना। अस्त ग्रह की चलती नहीं है यहाँ प्रभाव का। हाँ तो वही तो कह रही हूँ सर, सूर्य वहां पे छठे घर में बैठा हुआ है, सूर्य भी है और बृहस्पति भी है। हाँ और तीनों मिला जुला प्रभाव देंगे, लेकिन प्रभाव तो रहेगा। तो ये थोड़ा कम रहेगा क्योंकि वो अस्त है, थोड़ा कम रहेगा क्योंकि वो अस्त है, प्रभाव तब भी देगा ग्रह। आपने कहा था आफ्टर मैरिज के बाद बच्चे को दिक्कत आएगी, जहां तक मुझे है ना कुछ ऐसा। अब इसको यूं समझो, देखो एक व्यक्ति है बदमाश है, वो आपके घर को देखता है, कुछ नहीं कर रहा बेचारा, और वो कर भी नहीं सकता, आपको ये भी पता है, लेकिन आप थोड़े बहुत डिस्टर्ब तो रहोगे, भाई साहब देख तो रहा साला बदमाश। हाँ सर, घूरने के लिए मना किया गया है ना, लॉ बन चुका है कि जो घूरा समझ लेना क्या होगा। ठीक है ना, तो वो कुछ नहीं कर रहा और आपको पता कर भी नहीं सकता। देख तो रहा भाई साहब, उसने कहा यार देख तो रहा है। यहाँ पे वो कहावत लागू हो जाती है जो अक्सर मैं बच्चों को सिखाता हूँ, बोलता हूँ ये देख कुत्ता देख भी नहीं रहा, दूसरी बात में देख कुत्ता देख रहा। सर अगर जैसे लगन में, इसी बच्चे की लगन में केतु भी बैठा हुआ है और सप्तम भाव में बुध के साथ राहु बैठा हुआ है, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? केतु का मतलब धार्मिक रहेगा बच्चा या आफ्टर द एज ऑफ 40 धार्मिक हो जाएगा, उससे पहले तो नहीं रहेगा। तो नेचर सिर्फ झगड़ालू टाइप का रहेगा? नहीं झगड़ालू नहीं होता। केतु इनोसेंट किड होता है, जो मुंह में आए बक देगा, दिल से काम लेगा, दिमाग से नहीं लेगा। हाँ इमोशनली होते हैं काफी, मतलब केतु लगन में दिल से काम लेता है, दिमाग से नहीं। लेकिन जो बुध सामने बैठता है सप्तम भाव में, सर तीसरी राशि पड़ेगी, पत्नी बहुत ज्यादा बोलने वाली होगी, पत्नी बहुत ज्यादा बोलने वाली होगी, क्यों चिंता कर रहे हैं? हाँ, और साथ में राहु भी बैठा, लेकिन राहु की दशा निकल चुकी है इस बच्चे की। कोई दिक्कत नहीं, ससुराल से तो लाभ मिलना ही है उसको, क्या दिक्कत? सर क्यों, कैसे सर? भाई बुध अपने ससुराल का रख राहु, राहु साथ सर दो शादी का योग दिख रहा है इसमें सर? ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए अन्य पैरामीटर्स भी दिख जाएंगे। यहाँ बुध अपने घर का है, कोई भी लड़की अपना घर छोड़ देगी। और शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ है इस बच्चे के। देखो एक तो जल्दी शादी करवा सकता है, लड़की बबली नेचर की हो सकती है, चंचल हो सकती है, कम आयु की हो सकती है वगैरह। ओके ठीक है, घबराओ मत, ठीक है। लेकिन कमाल तो ये है कि ये उस लड़की को ढूंढेगा जिसको कोई नहीं ढूंढ रहा। नहीं सर, लगन में केतु है भाई के। सर लेकिन
आवाज गई, आवाज गई आपकी, आवाज गई आप लोगों की। और चलें, 2 घंटे हो गए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपका अच्छा लगा सर, बड़ा अच्छा रहा आज का दिन सर, बड़ा अच्छा रहा। ओके भैया सर। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। बारिश के बारे में